हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो, कैसे कैसे हो? आई होप दोस्तों एग्जाम एकदम सामने आ चुका है एंड आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। और मैं सीए में इंटर के फ्रेंड्स, इस बार जैसे भाई ने प्रॉमिस किया था एंड यूट्यूब में लाइव में शॉर्ट में आके बोला था कि आपको मैं प्रॉमिस करो कि यस, आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट। तो दोस्तों, ये भाई आया है आपका अकाउंट्स को आसान करने के लिए। तो भाई है तो पॉसिबल ये मान के हम लोग शुरू करेंगे स्क्रिबल रिविजन, जहां पे मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एस 1 से लेके शुरू करके 10, 11, 12, 16, 19 एंड 22 टोटल 7 स्टैंडर्ड्स को मैं अच्छे से आपको स्क्रिबल रिविजन करवाऊंगा। एंड दोस्तों, अपना जो मेन मोटो है वो क्या है? सिर्फ रिविजन करना नहीं, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। दैट इज व्हाट द मेन थिंग ऑफ आवर दिस स्क्रिबल रिविजन का सीरीज में दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग एंड तक देखिएगा। एंड मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बार ये सेशन देख लो, नेक्स्ट 1 आवर तक आपको अगर मजा नहीं आया, आप बोल देना भैया एकदम अच्छा नहीं लगा। आपको एंजॉय तो आप करोगे ही, एंड साथ साथ इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या ही बात, क्या ही बात, क्या ही बात। चलिए दोस्तों, सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, पावर पैक सेशन, द फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेशन ऑफ द सीएमए इंटर के स्टूडेंट। एस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी 3, 2 एंड 1। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्कस अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। द नेम ऑफ इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम है मेनली। अब क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ बेस स्टैंडर्ड, मतलब ये सबसे पहला पिलर है, बेस पिलर है। इसके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा आपका लिमिटेड है, मतलब। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये सबसे पहले आपको क्या इंट्रोडक्शन देगा, मैं आपको चलो आपके आईसीएमए के मैथ से पढ़ाता हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे जरूर मैं नोट्स पे आऊंगा। सबसे पहले देखो क्या डिस्कस करेगा ये। This standard deals with the disclosure of significant accounting policy followed in preparing and presenting financial statement। मतलब क्या? मतलब ये स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है कि कुछ तो आपको डिस्क्लोज करना है, कुछ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज। अब भैया ये पॉलिसी क्या होता है? ये पॉलिसी मतलब होता है कोई गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब आपको, अगर आप सीधे चल रहे हो तो आपको कोई बता रहा है कि आप सीधे चलना है, लेफ्ट या राइट आपको नहीं जाना है तो पीछे नहीं जाना है। दैट इज कॉल्ड द गाइडलाइन। या तो कोई आप अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, या तो कोई आप अजम्पशन फॉलो कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलो कि गाइडलाइन सिंपल सा है, नंबर 1, कि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कैश अकाउंट को आइदर डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड या तो पेड। एंड अजम्पशन क्या होता है? जैसे मान के चलो हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में होता है एक कॉन्सेप्ट कॉल अक्रूरल कॉन्सेप्ट। अक्रूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि भैया आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे करेंट ईयर के खर्चे एंड करेंट ईयर के इनकम को, चाहे पैसा आज पेमेंट हो या चाहे पैसा नेक्स्ट ईयर क्यों ना पेमेंट हो, या तो चाहे पैसा पास्ट में क्यों ना पेमेंट हो, करेंट ईयर का चीज है, करेंट ईयर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द अजम्पशन, दिस इज कॉल्ड अक्रूरल कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो पॉलिसीज आपको गाइड करेगा, आपको अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि अकाउंट्स आपको प्रिपेयर कैसे करना है। उसके बाद प्रिपेयरिंग प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको प्रिपेयर करना भी है एंड प्रेजेंट करना है, किसके सामने? यूजर के सामने, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 3 चीज आता है मेनली। एक होता है आपके बैलेंस शीट आते हैं दोस्तों, एक आपके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट आते हैं, अकाउंट मत भूलेगा ये भी स्टेटमेंट हो चुका है। एंड एक आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप जो पढ़ते हो। ठीक है, इसमें से आपका 2 ही मेन इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट एंड पीएल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या डिस्कशन हुआ भैया कि ये स्टैंडर्ड जो ये डील करता है कि आपको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करना है एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी while you are preparing and presenting the financial statement। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल adopted by an enterprise in preparation and presentation of the financial statement। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कुछ मेथड्स आपको बोला जाएगा कि आपको इस तरीके से अपने बैलेंस शीट पीएल को बनाना है, मतलब मेंटेन करना है। जैसे कि प्रिंसिपल बोले तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे अक्रूरल कौन से फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। मेथड जैसे भैया आप जब सोचो ना, कॉस्ट या एनआरवी, जैसे हम लोग एकदम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि भैया आपके पास जो इन्वेंट्री होगा उसको आप कॉस्ट में वैल्यूएशन करो, या तो आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस करके जो वैल्यू होगा उसमें आप बुक्स में रिकॉर्ड करो। या तो आपने सुना ही होगा ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कुछ मेथड है, आपने क्लास 12 में किया होगा।
फीफो मेथड, लीफो मेथड, ठीक है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, आज तो लीफो आजकल नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड गाइस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ मेथड होते हैं जो हम लोग अपन लोग अप्लाई करते हैं, क्या चीज के लिए भाई, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द एफएस। अब आ जाओ, टू व्यू द प्रेजेंटेड इन एफएस of an enterprise of its state of affairs and the profit or loss can be significantly affected by the accounting policy followed in preparation and presentation of the financial statement। मतलब ये आपको सबको बताना है कि भैया देखो, मैंने ये पॉलिसी फॉलो किया है, इसके कारण मेरे प्रॉफिट या लॉस इंपैक्ट हुआ है, इसके कारण मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में इंपैक्ट हुआ है, तो आपको सबको डिस्क्लोज करना है। मतलब भैया सबके सामने बोला देखो ये मेरा गर्लफ्रेंड है, अरे मुन्ना क्या बात करो, ऐसे ही मजाक करो। मतलब आपको बताना है सबके सामने कि भैया आपने जो पॉलिसी फॉलो किया है ना, उसके कारण आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ही चीज का इंपैक्ट हुआ है, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में। बाप भैया बाप, तो तीनों पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। 4 नंबर, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड वैरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। डेफिनेटली कोई एक कंपनी जो ऑयल मैन्युफैक्चर करता है, कोई एक कंपनी जो गाड़ी बनाता है, सबका पॉलिसी अलग अलग होता है। जैसे मान के चलो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उनको इन्वेंटरी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि वो बार बार मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भैया गाड़ी एक बार बनाओ तो भाई 5-6 महीना लगता है बिकने में, मतलब वो थोड़ा स्लो मूविंग है, ऐसा नहीं मतलब बिकेगा नहीं, बिकेगा थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हेवी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। ग्रेट भैया, दीज आर देयर आर वेरियस एरियाज वेयर मोर देन वन अकाउंटिंग मेथड और ट्रीटमेंट कैन बी अप्लाइड। भैया हम लोग कौन सा एरिया को फॉलो करेंगे जहां पे हम लोग एक से ज्यादा अकाउंटिंग मेथड एंड ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड वही चीज आपके पॉलिसी के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होंगे दोस्तों। बढ़िया। नंबर 5, द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंटरप्राइज कॉल्स फॉर कंसिडरेबल जजमेंट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इतना नहीं पढ़ना है, इसका मीनिंग सिंपल सा है, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो तो इट नीड्स जजमेंट, ओके, रैशनल जजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। सिंपल, या तो आप बोल सकते हो इट नीड्स, मैं आपको और बढ़िया से लिखा था वो, मतलब इट नीड्स प्रोफेशनल जजमेंट, ओके, प्रोफेशनल जजमेंट बाय मैनेजमेंट वाइल सिलेक्टिंग द पॉलिसी। जब आप पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, बिकॉज भाई कोई भी कुछ भी पॉलिसी टेकअप करेगा तो वो कंपनी के हित में होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मिलके एज ए मैनेजमेंट मिलके काम करते तो वो कंपनी के हित में होगा, ये हम लोग मान के चलते दोस्तों। बढ़िया भैया। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इज नेसेसरी इफ द व्यू प्रेजेंटेड इज टू द प्रॉपर्ली एप्रिशिएटेड। डेफिनेटली आप पॉलिसी को इसलिए डिस्क्लोज करते हो कि भैया सबको सब चीज के बारे में पता चले। आप अगर कंपनी में कोई भी गलत काम कर रहे हो तो भी पता चले, आपके कंपनी में लॉसेस हो रहे तब भी पता चले, आपके कंपनी में एसेट परचेस हो रहा है तब भी भैया पता चलना चाहिए। मतलब भैया आप सारे चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करोगे, यही हम मान के चले एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर या तो यूजर आपके कंपनीज के लिए। तो चलो मुन्ना, समझ में आ गया भैया कि इंट्रोडक्शन क्या है। हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ रहे हैं ना, क्या चीज था मैंने आपको समझा। अब चलो मैं आपको मेरा नोट समझाता हूं, क्योंकि यहां पे जो चीज है वही मैंने अपने नोट में इनकॉर्पोरेट किया विद अ जिस्टेबल वे एंड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द रिवीजन गाइस। चलो इधर आ जाओ गाइस, फटाफट करके देखो, आपको भी मजा आने वाला है जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इधर आ जाना दोस्त, सबको ही देखो। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आपको इजी लगेंगे। सबसे पहले मुन्ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल से, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मेथड्स होते हैं जो हम लोग अडॉप्ट करते बाय द एंटिटी, एज ए एंटिटी मतलब बिजनेस ऑब्वियसली, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलेगा भैया, समझ में आ गया। लेकिन भैया अभी तक आपने 9 मिनट में बहुत सारा बात बोल दिया है, लेकिन ये तो बता दो कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल, जैसे चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल, इन्वेंट्री जब वैल्यू करते हो, इन्वेंट्री जब वैल्यू करते हो तो वैल्यू करने के टाइम पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, जैसे कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ए मुन्ना इधर आओ, लेके जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद भैया वेटेड एवरेज या तो भैया सिंपल एवरेज, आजकल नहीं ये लिफो वाला मेथड चलता नहीं है, मैं फिर भी रखा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। याद रखना, इन्वेंट्री जब वैल्यू करते हैं तो वैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग को अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके करते हैं भैया। दूसरा एग्जांपल, आजकल तो फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। तो भैया जब हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यूएशन करते हैं उस टाइम पे चेक करते हैं कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं या तो हर साल रीवैल्यू करते अपने पीपीई को।
तो रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, वो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू करते हैं एंड इसको डिस्क्लोज करते हैं कौन सा मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। कहां पे करते भैया? जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट दोनों ही करते हैं। याद रखना ये चीज हम लोग ए स्टेन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में। आ जाओ भैया थर्ड एग्जांपल, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द पीपी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लान या तो इक्विपमेंट खरीदा है एंड गवर्नमेंट ने आपको बोला जा मुन्ना जा, जी ले अपना जिंदगी, खरीद ले ये मशीन, इसका भार मैं उठा लूंगा। तो भैया अगर आपको 10-15 लाख 20 लाख का कोई मशीन खरीदने में आपको गवर्नमेंट हेल्प कर देगा, तो मतलब उसको बोलते हैं हेल्प, नॉट हेल्प सॉरी, गवर्नमेंट हेल्प कर देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, जो आप लोग एस 12 में जाके पढ़ोगे। तो इसका का अकाउंटिंग होगा क्या, हम लोग जो पीपी खरीदे उसके कॉस्ट से ग्रांट को माइनस कर देंगे, या तो ग्रांट जो मिला है उसको पीपी के लाइफ के साथ हम लोग डिफर करते हुए चलेंगे हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड गाइस गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग। ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपको डिस्क्लोज करना है, बताना है कौन सा आप पॉलिसी फॉलो करके चलो। इसके बाद आप जब फॉरेन करेंसी, अगर मान के चलो आपके इंडिया में एंड इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है, तो दोनों चीज आप जब एक जगह पर रिकॉर्ड करते हो मतलब इंडिया में ही, तो भैया आप बता दो कौन सा रेट में आप अपने फाइनेंशियल्स को शो कर रहे हो, क्रेडिटर कौन सा रेट में ले रहे हो, फिक्स्ड एसेट कौन सा रेट पे ले रहे हो, लोन कौन सा रेट पे दिखा रहे हो मुन्ना, बता दो ना, क्लोजिंग रेट पे या ओपनिंग रेट में या तो एवरेज रेट में, कौन सा जो आप ब्रांच अकाउंटिंग में जाके पढ़ते हो, जो कि एक हेड है सेपरेटली फॉरेन ब्रांच। एंड आपको अगर मैं इस चीज के बारे में बताऊं तो आपको मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा ए सेलेवन में जाके। तो भैया एकदम साफ साफ क्लियर हो गया। तो मुन्ना एग्जांपल में आपको क्लियर हो गया, तो दीज आर द एग्जांपल। चलो मैं आपको और एग्जांपल थोड़ा देता हूं। अब अपने मैट में आ जाओ, और भी बहुत सारे एग्जांपल है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो गाइस इधर आ जाना, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया डेप्रिसिएशन का मेथड, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये भी कभी पॉलिसी में आ जाता है दोस्तों। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन जब करते हो तो उसमें जो खर्चे होते वो कौन सा पॉलिसी के थ्रू बना, मतलब ये जो खर्चा है क्या इसको आप कैपिटल बोलते हो, क्या इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो, जो आपके सेपरेट चैप्टर हुआ करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में, मतलब फंडामेंटल्स में चैप्टर नंबर 1 में। या तो आप इन्वेंटरी का वैल्यूएशन बोल दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे तो भी वो एक पॉलिसी है ना भैया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करोगे, मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है भैया। सिंपल वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट को याद रखना, काम चल जाएगा आपके एक AS1 के इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब कंटिंजेंट लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो हम लोग नोट्स अकाउंट्स में शो करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब एक सेपरेट स्टैंडर्ड होता है जिसका नाम है AS15। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में बताया जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप एम्प्लॉय के बेनिफिट, जैसे ग्रेच्युटी मिला, जैसे प्रोविडेंट फंड मिला, जैसे आपका NSC में, सॉरी उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब चीज का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे वॉलंटियर रिटायरमेंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं भैया अकाउंटिंग पॉलिसी, जहां पे पॉलिसी के साथ हमको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कौन सा मेथड फॉलो करके हम लोग एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वाह भैया वाह, क्लियर है एकदम। चलो मुन्ना आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्तों, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का बेनिफिट्स क्या है, क्या नीड है, व्हाई वी आर डूइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, क्या दरकार था। सुनो ना मुन्ना एक बार, मजा आएगा। क्या लिखा देखो, ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज। डेफिनेटली जो भी आप करोगे आज से डिस्क्लोज होगा। मतलब अगर आपने, सुनो ना, अगर आपने किसी को बाहर से घर में लेके आए तो मम्मी को बताओगे ना कौन है, यस बताना तो पड़ेगा भैया, मतलब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे भैया, ठीक है। सुनो, फॉर प्रॉपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट यूजर कैन डू मीनिंगफुल कंपेरिजन विद अदर एंटिटीज एंड टेक प्रॉपर डिसीजन। मतलब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हो, ताकि भाई देखो मैंने जो किया ना पूरा साफ साफ किया, ये आप सबको बताओगे। एंड यूजर कैन डू मीनिंगफुल कंपेरिजन। अगर मैंने रिलायंस का कैंपा कोला नहीं खाया तो मैं पेप्सी का जो कोला है या तो जो भी है, मतलब लिम्का वगैरह है, उसके साथ कंपैरिजन कर पाऊंगा। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन करने के लिए ये पॉलिसी डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि समझ में यूजर को, यूजर कौन, आप, मैं, डेटर क्रिएटर कंपनी का, यूजर को समझ में आए कि आप जिस कंपनी इन्वेस्ट किए हो वो कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड दूसरे कंपनी का फाइनेंशियल सेम टाइप का, जैसे कैंपा कोला एंड जैसे आपका कोका कोला, दोनों के पॉलिसीज क्या बराबर है, दोनों कैसे अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि सेम कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हो, ताकि यूजर को समझ में आता है कंपैरिजन करने से कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहूं या इससे पैसा उठा के कैंपा कोला में डाल दूं। ग्रेट भैया, समझ में आया। देखो क्या लिखा है, यूजर कैन डू मीनिंगफुल कंपैरिजन विद अदर एंटिटीज एंड टेक प्रॉपर डिसीजन। इसके बाद एट वन प्लेस इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब
एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी आप डिस्क्लोज करते हो एक ही जगह पे करना। डिस्क्लोजर ऐसा नहीं भैया फिक्स्ड एसेट लिख दिया फर्स्ट नंबर पेज में एंड करेंट एसेट के बारे में लिख दिया 15 नंबर पेज में, ऐसे नहीं होता है मुन्ना। जहां पे फिक्स्ड एसेट लिखो उसके नीचे होगा या तो 2 3 5 लाइन या तो नेक्स्ट पेज पे होगा। मतलब जब आप नोट्स लिखोगे, नोट्स जब लिखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। मतलब नोट एक बार आपने लिख दिया बैलेंस शीट का नोट फर्स्ट पेज में, उसके बाद पीएल का नोट आपने लिख दिया 10 नंबर पेज में जाके, ऐसा थोड़ी चलेगा मुन्ना। एक ही जगह पे आप सारे नोट्स को इनकॉर्पोरेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज गाइस, याद रखना। तो क्या लिखा है, एट वन प्लेस इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। एक जगह पे पॉलिसी को जरूर लिखना, कहां पे लिखना है, नोट्स टू अकाउंट्स में। ऐसा मत करना स्कैटर्ड वे में, पीएल एंड बैलेंस शीट का अलग अलग मत करना, एक ही जगह पे लिखना बैक टू बैक, ठीक है। मतलब फर्स्ट अगर पीएल का लिख दिया बैलेंस शीट का लिख दिया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना, ठीक है, जो भी पॉलिसी आप फॉलो करते हो। उसके बाद भैया सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली बैलेंस शीट बनाओगे, पीएल बनाओगे एंड उसके साथ कैश फ्लो बनाओगे एंड नोट्स टू अकाउंट्स में आप जो पॉलिसी डिस्कस करते हो वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। क्योंकि देखो बैलेंस शीट में आप लिखते हो शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल कहां से आया, किसने इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा बहुत आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर से या तो इक्विटी शेयर से, कितना शेयर कैपिटल है, कितना फेस वैल्यू है, ये सब चीज आपको नोट्स में मिल जाता है जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्लियर, विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकम्प्लीट। ये तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर आप पॉलिसी के बारे में किसी को नहीं बताओगे तो भाई क्या बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर है भैया, तो डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज इज मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, डिस्क्लोज कर देना ही बड़ा बात नहीं होता। मतलब आप डिस्क्लोज कर दिए, बोले भैया सुनो ना मैंने गलती किया है, आप सुनो मैंने गलती किया, मतलब मैंने डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने ना इस बार टैक्सेस का जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा मुन्ना। मतलब क्या बोले, मतलब किसी को पीट के आने के बाद घर में आके बोलेगा मम्मी मैंने उसको गलती से पीट दिया, ऐसे थोड़ी चलता है मुन्ना। आपको याद रखने के गलत काम नहीं करके आपको डिस्कस करना, मतलब गलत काम करके डिस्कस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, गलत काम नहीं करो एंड उसको बारे में डिस्कस करो तो बढ़िया बात है। मतलब आप जो भी काम करते हो प्रॉपरली करके उसको डिस्कस करो, गलत करके डिस्कस करोगे आप सोचोगे कि मैं माफी हो जाएगा, कुछ माफी नहीं होगा, गलत तो गलत ही होगा भैया। क्या लिखा है देखो, disclosure is not the remedy of inappropriate accounting in preparation and presentation of the FS। मतलब डिस्क्लोज कर देना इज नॉट द रेमेडी ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग करके आपने बोल दिया कि भैया टैक्स का पॉलिसी नहीं फॉलो किया और मैंने अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा मुन्ना। आपको प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो करना है, उसको डिस्क्लोज करना है, उसके बाद ही आपको रेमेडी मिलेगा। लेकिन आप गलत करके बोलोगे कि डिस्क्लोज कर दिया मैंने, मेरे को माफी मिल गया, नहीं मुन्ना माफी नहीं मिलेगा। चलो भैया क्लियर हो गया, ठीक है। तो भैया फटाफट सुन लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले क्या बेनिफिट्स है, नंबर 1 ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो है एक जगह पे डिस्कस कर दोगे, एट वन प्लेस करोगे, कहां पे, नोट्स टू अकाउंट्स पे। एंड सबसे बढ़िया बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है आपका कौन सा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। याद रखना डिस्क्लोज करना इज मैंडेटरी, लेकिन गलत करके डिस्क्लोज कर दोगे और माफी आपको उस टाइम पे बोलोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा माफी। प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए विद द करेक्ट थिंग्स। करेक्ट गाइस, आ जाओ अब सुनो। अब सबसे पहले क्या होता है, कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी जब सिलेक्ट करते हो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं गैस, वो क्या क्राइटेरिया होता है वो समझ लेंगे। एक मिनट रुकना गैस, मैं चार्जर ऑन कर देता हूं फटाफट करके, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो कुछ कुछ आपको क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मान के चलना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना है कि वही क्राइटेरिया उसको फॉलो करके आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सुनो दोस्तों, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो इसको स्टार मार्क करके रखना, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन इसके ऊपर। सबसे पहले आता है प्राइमरी कंसिडरेशन, दूसरा आता है अदर मेजर कंसिडरेशन। दोस्तों क्या है, प्राइमरी कंसिडरेशन एंड अदर मेजर कंसिडरेशन। देखो क्या लिखा है, पॉलिसी सो सिलेक्टेड शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली भैया जो भी पॉलिसी करेंगे वो पॉलिसी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा, यही तो मान के चलते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी शो होगा, क्रेडिटर का बैलेंस, एसेट का बैलेंस, लाइबिलिटीज का बैलेंस, डिवेंचर का बैलेंस, लोन का बैलेंस, सब चीज फेयर एंड ट्रू होना चाहिए, ठीक है। कितना होगा वो तो बात का बात है। चलो भैया अब देखो अदर मेजर कंसिडरेशन, इसके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सुनो अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे आप सीखोगे प्रूडेंस। ये प्रूडेंस क्या होता है एक बार अच्छे समझना। देखो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं
कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी को जब हम लोग सिलेक्ट करते, कौन सा क्राइटेरिया होता है या तो कौन सा कंसीडरेशन होता है जिसको फॉलो करने के बाद ही हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते। उसमें पहला पार्ट था प्राइमरी कंसिडरेशन, एकदम बेसिक पार्ट। आप आ जाओ मेजर कंसिडरेशन में। अदर मेजर कंसिडरेशन में क्या होता है? सबसे पहले प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब क्या होता है भाई? प्रूडेंस का अगर सिंपल सा मीनिंग आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रूडेंस का सिंपल सा मीनिंग, तो याद रखना प्रूडेंस का मीनिंग होता है कि भाई वर्क विथ कॉशस। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो थोड़ा कॉशसली करो, थोड़ा कॉशियसली करो। कोई भी काम करते हो थोड़ा कॉशियसली करो। ऐसा नहीं कि काम कर दिया उसके बाद कुछ भी नहीं। मुन्ना, अगर आप कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा सोच समझ के पॉलिसी को सिलेक्ट करो। याद रखना है कि एक कंपनी में जब भी कोई पॉलिसी सिलेक्ट होता है तो प्रोफेशनल जजमेंट के साथ होता है, जो कि मैनेजमेंट लेते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या लिखा है देखो, याद रखना प्रूडेंस का मेन मीनिंग है कि मैनेजमेंट शुड बी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी सच दैट इट शुड बी कंसीडर एक्सपेक्टेड लॉसेस, आउटफ्लोस एंड ऑब्लिगेशन। याद रखना हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है फिर से बता रहा हूं, देखो, मैनेजमेंट शुड बी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी सच दैट इट शुड कंसीडर एक्सपेक्टेड लॉसेस, जो लॉसेस होने वाला है, जो भी आउटफ्लो आपके हाथ से जाने वाला है, जो भी ऑब्लिगेशन आपका है या तो होने वाला है, बट नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट अंटिल इट रियलाइज्ड। क्या मीनिंग है भैया? कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा इसका प्रॉपर मीनिंग। देखो मतलब क्या है, मान के चलो कि भैया आपका ना एक डेटर है, आपका मान के चलो एक डेटर है, जो डेटर को आपने 10,000 का गुड्स बेचा हुआ है। बढ़िया भैया, अब सोचो कि ये जो डेटर है, इस डेटर में आपका, आपको लग रहा है ना कि ये जो डेटर है इसका नाम है राजू। क्या नाम है इसका? राजू। ये राजू ना भैया, मुझे जितना लग रहा है, मतलब अपने नीबर से पूछ के या तो अपने आजू बाजू में लोग से पूछ के जो समझ में आया, ये डेटर तो डुबाएगा। कितना डुबाएगा? मोटा मोटा लगता है कि मुझे भैया इससे तो मेरे को ना वो 5% का घाटा होगा। मतलब ये बंदा ऐसा है कि हर बार किसी ना किसी को डुबा के रखेगा। अरे पानी में नहीं मुन्ना, पैसा डुबा के रखेगा। ठीक है, सुनो, राजू कितना डुबाएगा? 5% डुबाएगा। तो आप ये पकड़ के चल सकते हो, आपका जब पैसा आने को रहेगा, मतलब आपने उसको माल उधारी में बेचे हो, तो उस टाइम पे आपको जब पैसा मिलेगा एक टाइम के बाद, जब क्रेडिट पीरियड हम लोग बोलते हैं ना, एक टाइम देते हैं 1 महीना 2 महीने का, जब उसके बाद पैसा आने को होगा तो 5% तो मुन्ना यहाँ पे आपका डूबने ही वाला है। ये जो 5% डूबने वाला है, आप प्रेडिक्ट किए हो कि ये 500 का जो डूबेगा, एक काम करते फ्यूचर में हार्ट अटैक आएगा। आज से ही ना दिल को थोड़ा दबा के रखते भैया, मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगा। अरे ना मुन्ना, आज से ही बोल देते, हो सकता है जब तक वो बीवी नहीं होता। अरे क्या बात है, कुछ भी बोल दो, ऐसे मजाक कर रहे। सुनो, तो 500 जो है ना, ये 500 आप आज ही से एक लॉस के तरह या तो प्रोविजन की तरह बुक कर लो। तो आप लोग जो करते हो ना बुक्स में, याद करो, आप क्लास 11 में पढ़े हो या तो आपके अभी चैप्टर में, फंडामेंटल्स में चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग क्रिएट कर देते। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्चुअली में होता क्या है? मतलब मेरे को डाउट है कि वो फ्यूचर में जाके मुझे डुबाएगा, पैसा डुबाएगा, तो इसलिए मैं आज ही ना इसका प्रोविजन बुक करके रख लूं ताकि मेरे को फ्यूचर में हार्ट अटैक कम आए, ज्यादा नहीं है। ये सही है। अगर पैसा नहीं डूबा तो माशाअल्लाह, पैसा डूबा तभी झिंगा लाला, तभी लाइफ थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही आपको पता था कि ये होने वाला है। तो भैया यही चीज बोल रहा है कि आपका जितना भी एक्सपेक्टेड है ना लॉस का, उसको आप रिकॉर्ड कर लो बुक्स में, उसको आप कंसीडर करो और दिखाओ। आप उसको कंसीडर करो और बुक्स में दिखाओ कि प्रोविजन मैंने किया है 500 डेटर के ऊपर। आपका जो पैसा जाने वाला है, अभी गया नहीं है, आप फिर भी उसको दिखाओ, या तो जो ऑब्लिगेशन होने वाला है वो भी आप दिखा दो। अब मैं आपको तो छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो कोर्ट में एक केस चल रहा है, कोर्ट में एक लीगल केस चल रहा है। ये जो कोर्ट में लीगल केस चल रहा है और आपके नाम पे चला है वो 20,000 का। अब आपको पता है भैया कि ये लॉस में केस हार भी सकता है, वो जीत भी सकता है। जीतेगा तो सुभान अल्लाह, हारेगा तो माशाअल्लाह, लाइक दैट। तो क्या है, तो ये जो 20,000 है ना, ये 20,000 आपका हो सकता है कि पॉकेट से चला जाए, आप केस अगर हार जाओगे तो आप फ्यूचर में जो होने वाला है उसका आज ही एज ए लॉस रिकॉर्ड कर दोगे। मैं जीतने का चीज नहीं बोला हूं, मैंने ये सोचा कि जीत जाऊंगा तो मैंने क्या बोला, सुभान अल्लाह। तो भैया मैं अगर हार जाऊंगा ना तो दर्द तो होगा ना। एक काम करो, आज ही इसका ना एक सबको बता के रखो कि मेरा ये लॉस होने को है। आप प्रोविजन मत बनाओ, क्योंकि इसमें हारने का जीतने का दोनों का प्रोबेबिलिटी है। और सबसे बढ़िया कि ये होगा नहीं, होना मतलब हुआ नहीं है, अभी तक ट्रायल में है। कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में तो ट्रायल होता है ना, ट्रायल्स में तो टाइम लगता है, हियरिंग्स होते हैं।
बोलते हैं ना वो डेट पे डेट, डेट पे डेट, लाइक दैट। तो 20,000 आप एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाला है, आज ही आप उसको नोट्स में दिखा दो और सबको बोल दो देखो मेरे नाम पे 20,000 रुपया का कोर्ट में केस चल रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर वो लॉस हुआ, पॉकेट से पैसा गया, कंटिजेंट लायबिलिटी पूरा कंप्लीट लायबिलिटी हो गया, तो आप सबको बता दिया पहले से, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, मतलब मन को दुखी नहीं करेगा कोई, चलेगा भैया। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं भैया, आगे से डिस्कस कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं नंबर वन प्रूडेंस। लेकिन मुन्ना सुनो, नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट अंटिल रियलाइज। आप सोचो ना, आज आपने देखा कि भैया मैंने ना एक कंपनी में पैसा लगाया, सोचो एग्जांपल फॉर, आपने कौन सा कंपनी पैसा लगा, अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा चल रहा है कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अरे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आजकल देखते हो ना, पाकिस्तान ढिचुम ऐसे करके कर देता है, या तो अमेरिका चाइना के ऊपर कुछ भी बोल देता है, रशिया अमेरिका को बोलता है ज्यादा बको मत तुम, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये आपका एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो एक्चुअली आपका डिफेंस सेक्टर में, तो ये सब आर्म्स वगैरह, ये सब डिफेंस का इक्विपमेंट सब बनाता है। तो इसके पास भर भर के ऑर्डर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिमांड, मार्केट में बहुत डिमांड है। अभी वॉर का डिमांड सबसे ज्यादा चलता है, हर साल कुछ ना कुछ वॉर हो ही जाता है, इसलिए सारे डिफेंस कंपनीज के स्टॉक अभी बहुत ज्यादा तेजी में, मतलब बहुत आगे भागता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हमने पैसा लगाया, 400 का शेयर है, और आपको लग रहा है कि भैया ये ना एक महीने के अंदर 500 हो जाएगा। एक काम करते भैया, चलो समोसा पार्टी करेंगे शाम को जाके, ठीक है, एक महीना बाद, लेकिन आज ही से ना सबको बता देंगे कि चलो समोसा मिलने वाला है। भगवान जी ने क्या बोला था, अरे सुनो, जब तक तुमको कुछ नहीं होता आगे से मत बोलो, लोग डुबाएगा तुमको। तो तुम अगर आज ही के आज, अगर तुम 100 का प्रॉफिट जो तुम एक महीना बाद होने को है सोच रहे हो, हुआ नहीं, सोच रहे हो जाएगा, अगर तुम आज ही दिखा दोगे, तो भैया अगर नहीं होगा तो डबल हार्ट अटैक आएगा। तो आप जो प्रॉफिट नहीं हुआ है वो आप मत दिखाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे और अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आने वाला है, जब तक हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलता है कि भैया वो आएगा, या तो जब तक आपको रियलाइज नहीं हो जाता है, तब तक बुक्स में नहीं दिखाना, चाहे आपका प्रॉफिट क्यों ना दिख क्यों ना रहे, आप मत दिखाना। इसलिए हम लोग क्या करते बताए, जब इन्वेस्टमेंट को शो करते बुक्स में ना, तब हम लोग कॉस्ट में दिखाते एंड उसका जो मार्केट वैल्यू उसको ब्रैकेट में दिखाते थे या तो नोट्स में दिखाते थे, ताकि लोगों को पता चले मार्केट में इसका दाम अभी इतना चल रहा है, लेकिन भैया मैंने तो इतना में ही खरीदा। जब बेचोगे प्रॉफिट आएगा, लेट्स पार्टी भैया, लेट्स पार्टी, बट पार्टी पहले से मत करना, दर्द होगा जब पार्टी का इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। क्लियर है भैया? तो आज से क्या सीखा, प्रूडेंस में क्या सीख लिया भैया, प्रूडेंस में याद आ गया कि भैया मैनेजमेंट शुड बी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, एक्सपेक्टेड लॉसेस, आउटफ्लोस, ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने आपको डेटा का एग्जांपल दिया, ये सब आप बुक कर लो, आज ही का आज बुक कर लो बुक्स में। लेकिन मुन्ना जो भी प्रॉफिट है इसको एंटीसिपेट मत करो, नहीं तो डबल हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो भैया इधर आ जाओ, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रोविजन शुड नॉट बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द एडवोकेट्स ओपिनियन ऑन द लीगल केस। कोई एडवोकेट ने बोल दिया, मुन्ना तुम केस भी जाएगा, मेरे को दिया है ना, मैं देख लूंगा सबको, जितना बड़ा है भाई मैं देख लूंगा सबको, मेरे पॉकेट में देखो ना क्या है, ढिशुम ऐसा कुछ है, तो भैया मैं देख लूंगा। अरे भैया तुमको थोड़ी पता है उसके साथ क्या होने वाला है। तुम किसी के ओपिनियन में अगर बुक्स में कोई भी चीज का मान के चलो तुम प्रोविजन कर रहे हो कि भैया चलो मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा, मैं तो एकदम एंजॉय कर रहा हूं, नहीं मुन्ना नहीं, तुमको याद रखना है कि जब तक तुमको प्रॉफिट नहीं मिलता, या तो जब तक तुम केस नहीं हार जाते हो, तब तक तुम उसको मत दिखाओ। जब तुम जीतोगे, जब पैसा आएगा तब दिखा देना, पहले से कुछ मत शो करना। यस, आई एम टॉकिंग ओनली प्रॉफिट, या तो आपका जो गेन होने वाला है, जब गेन होगा, जब प्रॉफिट होगा, या तो एश्योरेंस से मिल ही जाएगा, पक्का कल मिल जाएगा, उसको दिखा दो। जब तक एश्योरेंस नहीं मिलता, रियलाइज नहीं होता, मत दिखाना, लेकिन लॉस हमेशा दिखाते हुए चलना। बढ़िया, इसको बोलते हैं प्रूडेंस। तो प्रूडेंस में दो बात का, एक बात, ऑलवेज एंटिसिपेट द लॉसेस, नेवर एंटिसिपेट द प्रॉफिट। बढ़िया, अब आ जाओ आपके सब्सटेंस ओवर द फॉर्म में। ये भैया सब्सटेंस ओवर द फॉर्म क्या होता है, सुनो इसको मैं थोड़ा काट रहा हूं, ठीक है। सब्सटेंस ओवर द फॉर्म क्या होता है, देखो सब्सटेंस ओवर द फॉर्म होता है कि भैया जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब क्या भैया, कुछ समझा नहीं। जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, आपको याद आएगा। देखो जैसे मान के चलो जोमेटो, जोमेटो बोल के कोई कंपनी है, नाम सुने हो आप लोग। अब जोमेटो को रात का भी 11 बज रहा है, आपने जोमेटो का ऑर्डर किया, क्या चाहिए भैया, एक बर्गर चाहिए मुझे, वेज बर्गर चाहिए, एक वेज बर्गर चाहिए। इसका दाम है कितना, 100 टका मान के चलो। तो जोमेटो को आपने अभी ऑर्डर दिया फटाफट करके कि भैया मुझे एक वेज बर्गर चाहिए,
कितने का दाम है? 100 टका का दाम है। ये जो वेज बर्गर है ना 100 टका का, अब जोमेटो आपसे ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन क्या जोमेटो इसको प्रिपेयर करेगा? क्या जोमेटो के पास वो पैन फ्राइड है? क्या जोमेटो के पास वो सारी चीजें? नहीं मुन्ना नहीं। जोमेटो तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जोमेटो तो एक आपका फूड बेस्ड ऐप है जो ऑर्डर लेता है और आपके ऑर्डर सामने वाला रेस्टोरेंट को भेज देता है, जिससे बर्गर आपको मतलब जहां से बर्गर मिल जाता है, और वो बर्गर रेडी करके जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो दुकान के बाहर खड़ा है, बर्गर के दुकान के बाहर, उसको दे देगा और वो आपके घर पहुंचा देगा। मतलब जोमेटो का काम क्या है मुन्ना? जोमेटो का काम है सिर्फ आपको खाना पहुंचाना। वो बर्गर नहीं बनाता है, बर्गर तो आपके कौन बनाता है? बर्गर किंग बनाता है, ठीक है, या तो मुझे और भी पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है, बर्गर किंग बनाता है मान के चलो। तो भैया जोमेटो एक आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ द फूड्स। ये एक डिलीवरी ऑफ द फूड्स का चेन है, एक कंपनी है, ये कोई खाना बनाने का कंपनी नहीं है। तो मुन्ना सुनो ना, ये जो 100 का बर्गर प्राइस आपको जोमेटो के ऐप पे दिख रहा था ना, इसमें रेस्टोरेंट जो है उसका एक्चुअल में प्राइस है 80 का। कितना प्राइस है? 80 का। एंड जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है उसको सैलरी देगा ना, तो जोमेटो को तो भाई अपना बिजनेस चलाना है, उसको सैलरी देगा, कुछ प्रॉफिट खुद भी कमाएगा, कंपनी आगे बढ़ेगा। तो जोमेटो को 15 का मिलेगा सर्विस करने के लिए, एंड बाकी 5 जाएगा मोदी जी को, अपना मोदी जी जो बिहार में भी जीता है, करेक्ट। तो आपके पास 3 चीजें क्या क्या देखो, एक तो है 80 जो किसके पास जाएगा? जो जाएगा आपका रेस्टोरेंट के पास। एक तो है 15 जो जाएगा किसके पास? आपका भैया जोमेटो के पास। और एक है 5 जो जाएगा किसका? गवर्नमेंट के पास। अब क्या लगता है देख के, 100 टका किसके पास जाएगा? जोमेटो के पास। आपको देख के लगता है ना जोमेटो 100 टका कमा रहा है? नहीं मुन्ना नहीं, जोमेटो 100 टका नहीं कमाता है। एक्चुअल में 100 टका तीनों के बीच बढ़ जाएगा आफ्टर रिसीविंग जोमेटो। तो जोमेटो का ओरिजिनल इनकम क्या है? 15 टका है। क्या ओरिजिनल इनकम है? 15 है। 80 भी नहीं है, 5 भी नहीं, 15 रुपया जोमेटो का इनकम है। तो दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म। मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, जो एक्चुअल में वही है। मतलब आप कभी कभार ना लीगल फॉर्म के ऊपर मत ध्यान दो कि जोमेटो ने बिल दिया है उसने 100 टका रिसीव किया, नहीं मुन्ना। आपको ध्यान देना है कि जोमेटो का ओरिजिनल इनकम क्या है, जो सर्विस है इनकम, वही उसका इनकम है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप सो आपको क्लियर है। तो भैया कंसीडर सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर द लीगलिटी। और एक बड़ी एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो हायर परचेज आप लोग करते हो ना गाइस, हायर परचेज में क्या रूल है कि भैया ये जो मशीन है, हायर परचेज में जो मशीन है वो आपका जो हायर परचेजर है, ठीक है, वो आपका जो हायर परचेजर है, तो वो हायर परचेजर खरीद लेता है। लेकिन जब तक फाइनल ईएमआई हायर परचेजर हायर वेंडर को पेमेंट नहीं करेगा, तब तक उस मशीन का ओनर हायर परचेजर नहीं होगा। लेकिन मुन्ने एक चीज बताओ, मशीन कौन यूज करता है? हायर परचेजर भैया। मशीन को डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है? हायर परचेजर भैया। मशीन किसके बुक्स में दिखता है भैया? हायर परचेजर। तो मुन्ना लीगली ओनर कौन है? हायर वेंडर है, क्योंकि अभी तक पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन एसेट को यूज कौन कर रहा है? हायर परचेजर भैया। डेप्रिसिएशन कौन चेक कर रहा है? हायर परचेज भैया। तो आप सबसे पहले चेक करो सब्सटेंस का है, कौन इसका एक्चुअल यूटिलिटी करता है, कौन इसको एक्चुअल यूज करता है, उसके बेसिस में आप उसका अकाउंटिंग करो, ना ही सिर्फ नॉर्मली लीगल फॉर्म देख के आप उसका अकाउंटिंग कर दो। क्या बात भैया, एकदम फटाक से समझ में आ गया। आप आ जाओ भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी मींस जो भी चीज आपका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसको आप नहीं दिखाओगे तो ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर। मतलब भैया जिसको नहीं दिखाने से जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते उनके डिसीजन बहुत ज्यादा इनफैक्ट मतलब इंपैक्ट हो सकते। तो याद रखने का है कि मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है कि भैया आप वो सारे जो फैक्ट्स है, जो मटेरियल फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को आप डिस्क्लोज करो, आप छुपाओ मत, क्योंकि भाई इंफ्लुएंस करेगा ये इन्वेस्टर के डिसीजन को। एक चीज आप छुपाओगे तो भैया कंपनी के मतलब इंफॉर्मेशन, सॉरी, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इंपैक्ट आ जाएगा, उसके कारण लोगों को लॉस होगा, मतलब जो इन्वेस्ट किया। एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, जैसे मान के चलो आपने बोला कि भैया कंपनी के बॉक्स से ना 1 लाख का कैश चोरी हुआ है, कैश आपका एम्बेसलमेंट हुआ है, ठीक है, एम्बेसलमेंट या तो पिलफरेज, मतलब कैश पिलफरेज हुआ है, पिलफरेज तो नहीं, ठीक है, कैश पिलफरेज हुआ आपका 20,000 का, ठीक है, एग्जाम्पल 20,000 लो, 1 लाख नहीं 20,000 लो। आप बोलोगे भैया एक काम करते, देखो मेरा कंपनी का साइज है 10 लाख का, मतलब 10 लाख का आपका टर्नओवर है। सुनो
एक कंपनी का जिसका 10 लाख का टर्नओवर है उसके लिए 20,000 बहुत होता है, बहुत अमाउंट है, बहुत। तो भैया कंपनी सोच रहे कि ना 10,000 को ना डिस्क्लोज करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कंपनी के अंदर का ही लोग चोरी कर रहे हैं तो खराब लगेगा। भैया ऐसे मत सोचो। देखो सबसे पहले चेक करो कि कंपनी का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कंपनी का रेलिवेंट क्या है। कंपनी के लिए कैश चोरी अगर वो शो करेगा तो उसका प्रॉफिट 20,000 से गिर जाएगा, और अगर कैश चोरी शो कर देगा 20,000 से गिर जाएगा, और अगर नहीं शो करेगा तो 20,000 से बढ़ जाएगा। तो अगर आप सोचो अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिट गलत दिखेंगे, अंडरस्टेट दिखेंगे, मतलब आपके प्रॉफिट कम दिखेंगे, करेक्ट, आप शो करोगे। और सॉरी एक मिनट, मतलब आप अगर कैश का चोरी दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कैश का चोरी दिखाओगे तो कम होगा, और अगर नहीं दिखाओगे तो कैश का प्रॉफिट आपका ज्यादा दिखेगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। एंड देखो ये सिग्निफिकेंट है, आप इसको नहीं दिखाओगे तो लोग 20,000 का इनकम ज्यादा सोचेंगे, अगर इसको दिखाओगे तो परफेक्ट आपका इनकम दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, नॉट इनकम, प्रॉफिट दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्योंकि देखो 10 लाख के कंपनी के लिए 20,000 बहुत होता है, लेकिन अगर यही 10 करोड़ का कंपनी होगा, अगर 10 करोड़ का टर्नओवर का कंपनी हो तो 20,000 मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, डिपेंड करता है। बट सोचो अगर 10 लाख के कंपनी के लिए 20,000 है तो सिग्निफिकेंट है, बढ़िया, मतलब 2%, ऑलमोस्ट 2%। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। तो आपको मटेरियलिटी चेक करना है बेस्ड ऑन द कंपनी के साइज, बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन के नेचर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मटेरियलिटी को चेक करना है बेस्ड ऑन द कंपनी साइज एंड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द आपका मटेरियलिटी में। तो अगर ये दोनों चीज आप चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ भैया ये आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा, तो प्लीज आप इसको डिस्क्लोज कर देना, वो मैटर करेगा भाई, एकदम क्लियर है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्क्लोज एंड सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस यूजर डिसीजन। जैसे छोटा सा एग्जांपल, कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर मोर देन 5% शेयर होल्ड करते हैं उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है नोट्स टू अकाउंट्स में। एक बार रिपीट करते भैया, अगर कंपनी में कोई अगर इन्वेस्टर पांच टोटल शेयर का 5% अगर होल्ड करता है तो वो डिस्क्लोज करने चाहिए कि उसका नाम, उसका डिटेल्स, एवरीथिंग। क्लियर है भैया, मतलब मान के चलो अगर संजय भैया ने, अगर अकाउंटिंग भैया में 5% से ज्यादा शेयर इन्वेस्ट करके रखा है तो संजय भैया का नाम, उनका पैन नंबर, उनका डिटेल्स सब कुछ शो होना चाहिए। 5% से कम होगा चलेगा। आप लोग भी तो इन्वेस्ट करते हो, कि आपका नाम भी इस कंपनी में थोड़ी आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका अमाउंट 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के शेयर्स में, तो उनका नाम जरूर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलता है भैया, एकदम साफ साफ क्लियर। तो आज ही के आज ही हम लोगों ने तीनों चीज को क्लियर कर लिया। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा बात है भैया, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा बात है क्या, पीएमएस, ओके, प्रधानमंत्री कुछ नहीं, पीएमएस, ठीक है, ऐसे ही पीएमएस, मजाक कर रहा हूं। तो पी मतलब प्रूडेंस, ऑलवेज एंटिसिपेट द लॉस, नेवर एंटिसिपेट द प्रॉफिट। मटेरियलिटी क्या होता है भैया, अगर कोई भी फैक्ट जो बहुत ज्यादा मटेरियल है फ्रॉम द रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द कंपनी एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसको जरूर आप डिस्क्लोज करना, क्योंकि वो इन्वेस्टर की इसको डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म, इसका मीनिंग क्या होता है कि भैया जो चीज सब्सटेंस है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉर्ड करो rather देन लीगल फॉर्म। हमेशा लीगल फॉर्म देखना नहीं है, सब्सटेंस क्या ट्रांजैक्शन उसके बेसिस में आपको रिकॉर्ड करने चाहिए। बढ़िया, अब आ जाओ भैया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया, देखो कि हम लोग जब अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते, तीनों ऐसा असम्पशन होता है जो नॉर्मली हम लोग लिखते कहीं पर नहीं है। मतलब सिंपल सा बात है, अगर हम लोग कोई भी कंपनी अकाउंटिंग करता है तो ये मान के चलते कि वो एक असम्पशन फॉलो करके चले, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। अगर कोई कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मान के चलते कि वो नॉर्मली तीनों असम्पशन फॉलो करके चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएजी कैग। क्या बोलते हैं, सीएजी कैग, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल एंड आपका गोइंग कंसर्न। ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो करके चलते हैं। ये कौन बोलते हैं भैया, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बोलते हैं जब हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन याद रखना, आप अगर एक कंपनी चलाते हो तो आपको कभी भी डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे अगर नॉर्मली आप फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को फॉलो कर लेते हो। लेकिन अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप सबको बताओगे कि भैया मैं फॉलो नहीं करता। एक मिनट भैया, पानी पी लेते हो। चलो, क्या बोला मैंने भैया कि नॉर्मली अगर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो नॉर्मली हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो करते हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं मुन्ना। लेकिन अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो तब जाके आपको डिस्क्लोज जरूर करने पड़ेंगे। बट ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होता क्या है वो एक बार समझो मुन्ना। सुनना, हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते तो हम लोग नॉर्मली फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को फॉलो करते एंड उसमें ये तीनों चीजों के बारे में लिखा रहता है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले गोइंग कंसर्न, मतलब क्या है गोइंग कंसर्न, एक बार अगर चलना शुरू किया तो भैया चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक वो कंपनी बंद नहीं हो जाएगा या तो जब तक वो कंपनी सेल नहीं हो जाएगा। गोइंग कंसर्न का मीनिंग है कि भाई अगर एक एंटिटी स्टार्ट होता है तो ये मान के अपन लोग चलते कि वो नियर फ्यूचर में कंपनी कंटिन्यू करेगा अपना बिजनेस, बंद नहीं करेगा until unless the company sold to any other entity, या तो कंपनी शट डाउन हो गया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अजम्पशन कर लेते हम लोग कि कंपनी चलते रहेगा। तो क्या भैया इस चीज के लिए हमको डिस्क्लोज देना पड़ता है? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल सा चीज है। सोचो ना, रिलायंस 1958 में, आपने तो सुना होगा ना मोटा भाई, अरे अपन का मोटा भाई ठीक है मुकेश अंबानी, 1958 में धीरूभाई अंबानी सर ने एक्चुअल में आपका रिलायंस स्टार्ट किया था एज ए नॉर्मल जॉइंट वेंचर, वो भी बहुत बड़ा कंपनी नहीं था। लेकिन आफ्टर 1968 उसके बाद कंपनी में रेवोल्यूशन आया और कंपनी तगड़ा बिजनेस करने लगा। तो धीरूभाई अंबानी सर तो नहीं रहे, क्या बिजनेस बंद हो गया? बिजनेस चल रहा है ना। तो बिजनेस एक बार जब स्टार्ट हो गया था 1958 में तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहा, ऐसे नहीं कि बिजनेस बंद हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अनटिल अनलेस, जब तक रिलायंस सेल नहीं हो जाता है, जब तक रिलायंस को कोई खरीद नहीं लेता है या तो शट डाउन नहीं होता है, शट डाउन नहीं हो जाता है, तब तक ये बिजनेस चलते रहेगा मुन्ना। और अगर एक चीज याद रखना, अगर कभी भी गोइंग कंसर्न का आप अगर पॉलिसी फॉलो नहीं करते हो, मतलब अगर मान के चलो आप फॉलो नहीं करते हो, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब आपको एक चीज याद रखना है, सुनो अच्छे से, यहां पे मैं लिख के देता हूं। देखो, अगर आप सबसे पहले अपन लोग अभी गोइंग कंसर्न का बात कर रहे हैं, अगर आप गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हो तो आपको याद रखना है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें जितना भी एसेट्स होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिक्विडेशन वैल्यू, या तो आपको याद रखना लिक्विडेशन वैल्यू या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसमें दिखाना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसमें दिखाना है बुक्स में। अपन लोग क्या करते हैं बुक्स में एसेट का वैल्यू, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद डब्ल्यूडीवी शो करते हैं। लेकिन आज से याद रखोगे, अगर आप गोइंग कंसर्न का असम्पशन फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने बैलेंस शीट्स में पीएल में, सॉरी बैलेंस शीट्स में ना पीएल में, बैलेंस शीट्स में आप अपने एसेट्स को लिक्विडेशन वैल्यू या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में दिखाओगे। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट टू सेल। अगर वही एसेट आज सेल कर दोगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा, उसको सेल प्राइस से माइनस कर देगा तो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग एनआरवी। क्या बोलते हैं इसको, एनआरवी। समझ में आया? नॉर्मली गोइंग कंसर्न कांसेप्ट का मीनिंग है एंटिटी विल ऑपरेट फॉर फोरसेबल फ्यूचर, नो इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। समझे? एकदम सिंपल सा बात। मैंने ये जो नोट लिख के दी है काफी, आप अगर लिख के आओगे एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। एंटिटी विल ऑपरेट फॉर फोरसेबल फ्यूचर, नो इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। ये एग्जांपल दे देना, काफी हो जाएगा। अगर फॉलो नहीं करोगे तो एनआरवी में या तो लिक्विडेशन वैल्यू में अपने एसेट को बैलेंस शीट में शो कर देना। इसके बाद भैया दूसरे में आ जाओ, कंसिस्टेंसी। नॉर्मली हम लोग क्या लिखा, देखो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय एंटिटी ड्यूरिंग करेंट ईयर सेम एज लास्ट ईयर। हम लोग अगर कोई भी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ये पकड़ के चलते कि वो लास्ट ईयर में जो पॉलिसी फॉलो किए थे सेम करेंट ईयर में फॉलो कर रहे हैं। कुछ समझा नहीं भैया? मान के चलो लास्ट ईयर आप अपने बुक्स में इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ये पॉलिसी में शो किए थे। लास्ट ईयर अपन ने कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, आप इस बार भी ना कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर ये फॉलो करेंगे, ये मान चलते हैं हम लोग। नॉर्मली ये मान लेंगे कि आप अपने इन्वेंट्री को करेंट ईयर में भी कॉस्ट या तो एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर इस बेसिस में वैल्यू करते हुए चलोगे। या तो अगर आपने लास्ट ईयर अपने बुक्स में फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएशन के हिसाब से में चार्ज किए थे डेप्रिसिएशन, इस बार भी मान लेंगे कि हम लोग एसएलएम के बेस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मतलब सिंपल, लास्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन एसएलएम के बेस में चार्ज किया था, करंट ईयर में भी हम लोग एसएलएम के बेस में चार्ज करेंगे दोस्त, ये हम लोग मान के चलते। बामुन्ना क्लियर है? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर अपन लोग कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ लेते, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं मानते, तो क्या रीजन है नॉट टू फॉलो द कंसिस्टेंसी और नॉट टू फॉलो द सेम पॉलिसी
एज ऑफ द लास्ट ईयर, उसको डिस्क्लोज कर देना। और अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट फैक्ट बता देना कि क्या रीजन था, समझे भैया। कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे तो आप डिस्क्लोज कर देना क्यों पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हो लास्ट ईयर की तरह। एंड अगर डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे अमाउंट को भी, तो आप एक बार फैक्ट बता देना कि क्या रीजन था भैया। समझ में आ गया कंसिस्टेंसी क्या है। अब आ जाओ भैया अक्रूअल में। अक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये आप क्लास 11 पढ़ चुके ऑलरेडी। क्या सिंपल सा मीनिंग है, ऑल द करेंट ईयर इनकम एंड द एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, ओके, शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेंट ईयर ओनली। चाहे वो पास्ट ईयर में क्यों ना पे रिसीव हो जाए या तो फ्यूचर ईयर में क्यों ना पे रिसीव हो जाए, बट करेंट ईयर के खर्चे, करेंट ईयर की इनकम करेंट ईयर में ही बुक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि करेंट ईयर का खर्चा का पेमेंट अगर नेक्स्ट ईयर करे तो नेक्स्ट ईयर में बुक करोगे। क्यों मुन्ना, करेंट ईयर का चीजें करेंट ईयर में बुक करोगे तभी तो प्रॉपर प्रॉफिट आएगा, तभी तो प्रॉपर लॉस आएगा। तो इसलिए हम लोग करेंट ईयर के इनकम एंड लॉसेस को करेंट ईयर में बुक करेंगे, चाहे वो पेमेंट या तो रिसीव फ्यूचर या पास्ट ईयर में कभी भी हो जाए। एंड उसके साथ फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी कॉस्ट आप इंकर करते हो रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वही आप अपने बुक्स में दिखाओगे बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू को। मतलब ऑल द कॉस्ट इंकर शुड बी मैच टू द रेवेन्यू अर्नड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब आप कोई भी कॉस्ट इंकर करते हो और उससे रेवेन्यू अर्न करते हो, उसको आप अपने बुक्स में दिखाओगे। जैसे एग्जांपल, मेरा तो टीचिंग है भाई प्रोफेशन, तो मैं भाई अपना कैमरा खरीदा हूं लॉजिटेक का, मेरा एक छोटा सा लैपटॉप है, मेरे पास भाई ये आपका कैलकुलेटर है, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है जिससे मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। उसका मेरे पास एक ये आप देख रहे हो टैब है, देख रहे हो ये टैब है आपका, ठीक है। तो भैया ये मेरा क्या है, ये मेरा टोटल कॉस्ट इंकर हुआ है। अब ये सब कॉस्ट इंकर करने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ा के जो भी फीस अर्न करता हूं वो मेरे को दिखना है बुक्स में, क्योंकि इसके साथ पूरा मैच हो रहा है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो भी कॉस्ट में इंकर करूंगा और बच्चे को कोर्स सेल करके जो भी फीस अर्न करूंगा, वही तो वही मैचिंग कॉन्सेप्ट है एंड वही मुझे रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ भी दूसरा कोई बिजनेस का इनकम यहां पे दिखा दूंगा। मतलब जब कॉस्ट इंकर शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू अर्न, या तो रेवेन्यू अर्न शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट इंकर विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉर द एंटिटी। आई होप सबको क्लियर है भैया। तो अक्रूरल के कॉन्सेप्ट का क्लियर है। अच्छा, इसमें ना एक बड़े काम करना, इसमें स्पेलिंग तो लगा रहा था, ये तो ठीक कर दे अक्रूरल, ओके ओके अक्रूरल। तो ये मैंने ठीक कर दिया। आई होप सबको क्लियर है कि भैया तीनों चीज। तो सीएजी में क्या याद रखोगे कि भैया नॉर्मली हम लोग गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हैं, और अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे एसेट्स को हम लोग नेट रिलेटेबल में दिखा देंगे। कंसिस्टेंसी नॉर्मली लास्ट ईयर का चीज करंट ईयर में फॉलो करते हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग उसका फैक्ट डिस्कस कर देंगे। एंड एक्रूअल में हम लोग करंट ईयर के खर्चे इनकम करंट ईयर बुक करेंगे, एंड जो भी कॉस्टिंग होगा उसके साथ रेवेन्यू मैच करके हम लोग दिखा देंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इधर आ जाओ गाइस, देखो क्या लिखा है, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एंटिटी। अगर फॉलो करते हो यस तो नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, अगर फॉलो नहीं करते हो तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कौन सा नहीं फॉलो करते, गोइंग कंसर्न या तो कंसिस्टेंसी या तो एक्रूअल। एक्रूअल मतलब और एक चीज याद रखना, एक्रूअल मींस नॉट अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप एक्रूअल नहीं करके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, याद रखना, क्लियर। तो भैया आप फंडामेंटल अकाउंटिंग का पॉलिसी फॉलो करते हो, हाँ मुन्ना हाँ, तो भाई टेंशन नहीं है, बिंदास आगे बढ़ते रहो। पॉलिसी फॉलो नहीं करते हो, हाँ मुन्ना हाँ, पॉलिसी फॉलो नहीं करते तो गोइंग कंसर्न के लिए डिस्कस कर देना नेट एनआरवी में, कंसिस्टेंसी के लिए फैक्ट डिस्कस कर देना, अक्रूअल के लिए डिस्कस कर देना कैश बेसिस अकाउंटिंग मेंटेन करते, बढ़िया समझ में आ गया भाई, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ, अब मान के चलो कोई भी अगर एंटिटी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते तो उससे क्या क्या चीजें मतलब सेटिस्फाई करने से आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो आप सेटिस्फाई करने से आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। अगर मान के चलो कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड है, लॉ ने बोला है कि भैया आप इन्वेंट्री को आज से ना कॉस्ट और एनआरवी में रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिर्फ कॉस्ट पे ही करोगे, तो लॉ ने बोला है ना तो आप फॉलो करोगे। क्लियर है, लॉ ने बोला है ना फॉलो करोगे। तो लॉ अगर स्पेसिफिकली आपको बताता है कि ये वाला पॉलिसी आपको फॉलो करना है तो आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि लॉ ओवरराइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद रखना। उसके बाद या तो फॉर कंप्लायंस विद अनदर एज, अगर मान के चलो कि AS1 में आपको कॉस्ट एनआरवी में शो करना है, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कोई भी स्पेसिफिकली पॉलिसी आपको फॉलो करने के लिए बताएगा तो आपको AS2 फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि AS2 इन्वेंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, AS2 इन्वेंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, तो उसको आपको फॉलो करना है। वाह भैया एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, कंसीडर दैट द चेंजेस वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर भैया ऐसा है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि और रिजल्ट प्रॉपर आए,
तो आप सबको बता पाओगे कि देखो ये एक्चुअल में हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंट करने के लिए, अप्रोप्रिएट शो करने के लिए अगर आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ा, यू हैव टू डू इट भैया। तीन चीज, लॉ अगर चेंज करने के लिए बोला है तो चेंज कर देना, और अगर आपके अनदर एस फॉलो करने के लिए बोला कि चेंज करो तो चेंज कर देना, या तो मोर अप्रोप्रिएट अगर आपको बेटर प्रेजेंटेशन करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पॉलिसी चेंज करने मुन्ना चेंज कर देना। हो गया भैया। आप आ जाओ इफेक्ट इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा है सबसे पहले कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हो तो उससे क्या इंपैक्ट या इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाला है। क्या क्या होने वाला है वो सुनना अच्छे से। सबसे पहले दो बात, एक हो सकता है कि आपका करेंट पीरियड में हो, एंड एक हो सकता है कि एक हो सकता है कि आपका करेंट पीरियड में मटेरियल हो, एंड एक आपका करेंट पीरियड में नॉन मटेरियल हो। तो सुनना ध्यान देके क्या लिखा देखो, अगर मटेरियल है करेंट पीरियड में ही जो चेंजेस हमने किया पॉलिसी में, वो अगर करेंट पीरियड में बहुत ज्यादा मटेरियल है, एंड अगर उसका अमाउंट मतलब फिगर आप अगर कैलकुलेट कर पाओगे, मतलब एसेटेनेबल है, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर देना कि कितना इंपैक्ट हुआ है। दूसरा, अगर आप अमाउंट एसेटेन नहीं कर पाओगे तो उस केस में आप फैक्ट डिस्क्लोज कर देना कि भैया देखो इतना मेरा प्रॉब्लम हुआ है, इतना तक अमाउंट मेरा हो सकता है। देखो क्या लिखा है, फैक्ट टू द एक्सटेंट नॉट एसेटेनेबल, मतलब जितना अमाउंट आप नहीं निकाल पाओगे। भैया एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि मान के चलो कि आपने अगर इन्वेंट्री को कॉस्ट में रिकॉर्ड किया तो आपके 20,000 का आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। तो आपको अगर पता है कि 20,000 से गिरेगा तो आप 20,000 डिस्कस करोगे क्योंकि वो मटेरियल है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 20,000 नहीं भैया 30 भी हो सकता है, यू आर कंफ्यूज्ड और यू डोंट नो द अमाउंट एग्जैक्टली, तो जितना अमाउंट आपको पता नहीं है उसके फैक्ट के बारे में लिख दो कि भैया इन्वेंट्री को कॉस्ट में वैल्यू करने से मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा, ये लिख दो। आप मत लिखो कि अमाउंट कितना, क्योंकि अमाउंट आपको पता ही नहीं। क्लियर है? अमाउंट पता है तो अमाउंट डिस्कस करो कितना इंपैक्ट हुआ है, और अगर अमाउंट पता नहीं है तो फैक्ट लिख दो कि मेरे इसके वजह से ये प्रॉफिट गिर जाएगा। बढ़िया। और अगर नॉन मटेरियल इन करेंट पीरियड है, क्या है, नॉन मटेरियल इन करेंट पीरियड है, तो इसके उसमें बट एसेटेनेबल इन सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर करेंट पीरियड में मटेरियल नहीं है, फ्यूचर ईयर में मटेरियल है, तो आप फ्यूचर ईयर में डिस्कस करोगे, लेकिन याद रखना करेंट ईयर में इसके फैक्ट को आप डिस्कस करते हुए चलोगे। अगर सब्सिक्वेंट मतलब फ्यूचर पीरियड में ये मटेरियल होगा लेकिन करेंट पीरियड में मटेरियल नहीं है, तो करेंट पीरियड में सिर्फ फैक्ट बता देना कि भैया क्या हुआ है। देखो क्या लिखा है, फैक्ट ऑफ सच चेंज इन सब्सिक्वेंट पीरियड टू बी डिस्कस इन द करेंट पीरियड, कि क्या फैक्ट है सब्सिक्वेंट पीरियड में जब चेंज होगा क्या इंपैक्ट आएगा, उसका सिर्फ फैक्ट बताना। मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ फैक्ट बता देना भैया। सो दिस इज व्हाट द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाह भैया। तो भैया क्या क्या सीखा, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉलिसी के कारण चेंज होने के कारण, पॉलिसी चेंज होने के कारण कुछ इंपैक्ट होगा, तो वो मटेरियल है, उसका अमाउंट पता है डिस्कस करो, अमाउंट पता नहीं है तो फैक्ट डिस्कस करो। और अगर नॉन मटेरियल है करेंट पीरियड में, फ्यूचर ईयर में मटेरियल हो सकता है, तो फैक्ट ऑफ द चेंज आप डिस्कस कर दो करेंट पीरियड में कि सब्सिक्वेंट पीरियड में क्या होने वाला है। वाह भैया वाह। इसके साथ आपके खत्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का सुपर से डुपर से ऊपर वाला रिवीजन। आई होप आपको मजा आया। 53 मिनट्स मैंने लिया है एंड आपको बढ़िया से रिवीजन करवा के दिया है। चलो मुन्ना, हम लोग का खासियत क्या है, हम लोग मुन्ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ते नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आपको अगर ये नोट चाहिए एंड आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, नीचे आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाओ ज्वाइन करो एंड भरपूर इस पर्टिकुलर समरी नोट्स का एज वेल एज क्वेश्चन बैंक का भरपूर एंजॉय करो। क्वेश्चन बैंक देखोगे आपको मजा आएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन बैंक का सवारी करवाता हूँ एक बार। इधर आ जाना मुन्ना। देखो ये अपन लोगों का क्वेश्चन बैंक है, स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया हुआ है गाइस। डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले चलेंगे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन में गाइस, इधर आ जाना, एग्जाम के क्वेश्चन में चलते। ठीक है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में चलते। देखो आपके जून 23 एंड जून 25 में ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका आया था, और वो भी ज्यादा नहीं, 5-5 मार्क का, कुछ 5 मार्क, एक मार्क एक टर्म में 3 मार्क। ठीक है, क्या लिखा देखो क्वेश्चन में, चलो पढ़ते फटाफट है। रेडी? हाँ। हैज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 prescribe the manner in which the accounting policies followed by the entity should be disclosed? क्या लिखा है कि has the accounting standard 1 prescribe the manner in which the accounting policy should follow by the entity should be disclosed, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में प्रेस्क्राइब किया है क्या उसको फॉलो करती हुए हमको डिस्कस करना चाहिए। यस, तो वो क्या क्या है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट रेलिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर एज 1। भाई एस 1 में कौन सा पॉलिसी डिस्क्लोज करने के लिए बोला, उसका एक शॉर्ट आप डिस्क्लोजर दे दो मुझे, क्या बताना है, समझे। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, याद रखना
जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना शुरू करोगे तो आपको एक चीज याद रखना है, एक आपको शॉर्ट नोट्स देना है, उसके बाद शुरू करना, क्योंकि आप लोग अगर पूरा सिर्फ पॉइंट लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, याद रखना कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मान के चलो, देखो यहाँ पे प्यारा वगैरह दिया है, ये सब आपको फॉलो नहीं करना है। जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखते हो, मैं आपको नेक्स्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा जब नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाऊंगा। एज पर, ऐसे आपको लिखते जाना, एज पर एस वन, एस का नाम पूरा लिखना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या लिखोगे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो एज पर एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद अब लिखो द डिस्क्लोजर, okay, the disclosure which required to be followed is stated are as under। खत्म। इसके बाद आप लिखोगे, देखो मैंने सिंपल भाषा में लिखा, यहां पे भी लिखा है, मैं समझाऊंगा, बट ये सिंपल भाषा है। एज पर एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, द डिस्क्लोजर विच रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इज स्टेटेड आर एज अंडर। क्या लिखा है देखो मुन्ना, इधर आ जाओ। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ले डाउन द मैनर। ये सब इतना ट्रिकी लैंग्वेज नहीं लिखना है, इजी लिखो ना भाई, अपना थोड़ा लैंग्वेज दे दो चलेगा, मार्क्स पूरा मिलेगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इन विच accounting policy have to be disclosed which is stated as under। To ensure proper understanding of financial statement, it is necessary that all significant accounting policy adopted in the preparation and presentation of the FS should be disclosed। मुन्ना, मैंने शुरू में बताया था कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने के लिए जो भी नेसेसरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट की हो, वो सारी चीज आप अपने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस कर दो। मतलब बैलेंस शीट पीएल में उसके बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उसमें प्रॉपर्ली डिस्कस करते हुए चलो। दूसरा, भैया सारे डिस्क्लोजर को एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होने वाला है, सारा डिस्क्लोजर एक जगह पे लिखोगे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होने वाला है। क्या लिखा है देखो, सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म part of the financial statement, all the disclosure should be made at one place, notes to accounts and insignificant accounting policies instead of being scattered over the several statement, schedule and notes। याद रखना, मैंने बोला था कि इधर लिखोगे, उधर लिखोगे, इधर लिखोगे, भाई मुझे समझ में कैसे आएगा कहां पे क्या लिखा है? एक जगह पे लिखोगे तो समरी बनेगा, मेरे लिए इजी होगा उसमें डिसीजन फॉर्म करने में। इसलिए बोला कि ऑल डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस, यहां तक लिखोगे तो चलेगा, और लिख देना नोट्स टू अकाउंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। खत्म। इसके बाद इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इसमें अगर कोई मटेरियल इफेक्ट है और अगर वो अमाउंट आपको पता है तो आप उसको लिख दो, अगर अमाउंट नहीं पता है तो उसका फैक्ट लिख दो, एंड अगर वो लेटर पीरियड में अमाउंट आपको पता होगा तो कितना हुआ है उसको आप फैक्ट से डिस्कस कर दो। ठीक है, एंड इन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज नॉट फॉलोड द फैक्ट शुड बी डिस्कस। बढ़िया, पांचों के पांचों पॉइंट लिखोगे तो इसमें आउट ऑफ 5 मिलेगा। मैंने सुंदर इजी भाषा में लिख के दिया है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्त, पढ़ के जाना, एग्जाम में आते हैं, जून 25 में आया ना, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड नहीं होता है, बट यस यू हैव टू स्टडी। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ राजा, इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिसंबर 23 दिसंबर 25 आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया नहीं एग्जाम पे। MQQ दिसंबर 25, PYQ दिसंबर 23, ये आपके MQP सेट 1 में। ठीक है, सुनो, एक्सप्लेन द मेथड एंड द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भैया ये तो बता दो कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते क्या मेथड से, क्या क्राइटेरिया है। मैंने क्या बोला था, क्राइटेरिया मतलब कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन मतलब आपका क्या होता है भैया, PMS, प्रधानमंत्री कुछ नहीं। ठीक है, PMS, तो प्रूडेंस, यहां पे लिखा आपका सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, एंड यहां पे लिखा आपका मटेरियलिटी। तो मैं आपको अगर पढ़ के सुना तो सुन लो जस्ट। ठीक है, आपको मैंने ये चीज अच्छे से समझा, सब सुन लो अच्छे से। ठीक है, जनरली मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर से एक ही चीज लिख देना, क्या लिखना है यहां पे देखो, फिर से एक चीज, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, disclosure of accounting policy as per AS1 disclosure of accounting policy, factors governing the selection of valuation accounting policy are as follows। ठीक है, इसके बाद अब लिखो तो आपको थोड़ा मार्क्स अच्छा मिलेगा। प्रूडेंस में क्या लिखा है, मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू फेस अनसर्टेनिटीज एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस अनसर्टेनिटीज मे बी रिगार्डिंग collectibility of receivables, number of warranty claims that may occur,
प्रूडेंस मीन्स मेकिंग ऑफ एस्टिमेट्स विच इज रिक्वायर्ड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इतना कुछ नहीं लिखना है कठिन भाषा, इजिली लिखना है भाई, जो मैंने वहां पे लिख के दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिख के दिया है, आई डोंट नो इतना कुछ क्या लिख दिया है, मैं आपको बताऊं, इतना नहीं लिखने से आप ये वाला लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। देखो मैंने क्या लिखा है, management should be cautious, okay, management should be cautious while applying accounting policies such that it should be considered expected losses, outflows, obligation but not anticipate profit until it realize। आप बोलोगे भैया मार्क्स मिलेगा कि यस मिलेगा, आप मेरा एग्जाम्पल दो ना, आप डेटा वाला एग्जाम्पल दो, कोड का एग्जाम्पल दो, आप लिखने के साथ एग्जाम्पल दो, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। रैदर ओनली ये लिख दोगे मार्क्स कम मिलेगा। विथ एग्जाम्पल अगर लिखोगे, देखो मैंने हर एक जगह पे एग्जाम्पल जरूर मेंशन किया है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो आप एग्जाम्पल लिखो और मेरा भाषा लिखो, मैं आपको बोलो अगर मार्क्स नहीं मिलेगा तो मैं चैलेंज कर दूंगा, ठीक है, मार्क्स आपको 100% मिलेगा। आप इतना लिख के रखो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते, अब देखो इधर आ जाओ, अब राजा इधर आ जाओ, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म देख लो। इट मीन्स क्या लिखा देखो, इट मीन्स that the transaction should be accounted for in accordance with actual happening and economic reality of the transaction। भैया कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे कि भाई इट मीन्स दैट अ ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल हैपनिंग, या तो लिखोगे यहां पे लिखो अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड नॉट इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, बस इतना तो लिख ही सकते हो आराम से। ओके, या तो आप लिख सकते हो भाई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नॉट इन द लीगल फॉर्म। ओके, लाइक इन हायर परचेस मैंने एग्जांपल जो दिया था ये वाला लिख सकते हो, या तो सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल जो आपको दिया था कि भैया याद रखना वही चीज जोमेटो का, तो अगर जोमेटो को भी एग्जांपल दे सकते हो तो बढ़िया। सिंपल सा लिख के आओगे, इन द ट्रांजैक्शन while we are preparing the financial statement all the transactions should be recorded based on the substance means reality। I am repeating, all the transaction should be recorded। मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ, थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा गलत हो रहा है। all the transaction should be recorded based on its substance, that is reality, and not in the legality form, या तो नॉट इन द लीगलिटी, नॉट इन द बेस्ड ऑन लीगलिटी। तो आपको याद रखना है कि भाई रियलिटी के बेस में रिकॉर्ड करो, लीगलिटी के बेस में नहीं। आप दो एग्जांपल दो, जोमेटो और हायर परचेज का काम बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मटेरियलिटी में। मटेरियलिटी थोड़ा अच्छे से लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ चीज आपको लिखना तो पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, डिस्क्लोजर है, तो इसमें क्या है थोड़ा लैंग्वेज आप अगर इंस्टीट्यूट का मैथ का भी दोगे तो आपको मार्क्स अच्छा खासा मिलेगा। आउट ऑफ 5 4.2 4.5 तो मिल ही जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द आइटम्स एंड फैक्ट व्हिच आर sufficient enough to influence the decision of the reader and user of FS as to the disclosure of all material items individually or in aggregate in context of fair presentation। Financial statement as a whole, if it is omission or misstatement, could influence the economic or in financial relation of the user relying upon the financial statements। तो भैया आपको वो सारी चीजें मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करने पड़ेगी इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट में, जो कि आपके ओमिशन या तो मिसस्टेटमेंट होने के कारण could influence the economic or financial decision of the user relying upon the financial statement। ठीक है, इस बार गाइस एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा लिख के कम ही दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं लिख के दूंगा तो आपके वीडियो लेंदी हो जाएंगे, आपके एग्जाम सामने। तो गाइस मुझे माफी कर देना है, नेक्स्ट आपके अटेम्प्ट से मतलब आपका जून 26 के अटेम्प्ट से ये भाई आपको लिख के प्रैक्टिस करवाएगा, जो मैं सी इंटर में करवाता हूँ, मतलब यूट्यूब में फ्री में आपके सामने लिख के प्रैक्टिस करूंगा। इस बार थोड़ा माफ कर देना मुझे, लेकिन यस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तो आपको थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट में हाईलाइट करके दे रहा हूं, तो आप उतना लिखोगे तो काम बन जाएगा। लिख देना एज टू द डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल आइटम इंडिविजुअल एग्रीगेट, ओके, इंडिविजुअल एग्रीगेट विच एग्रीगेट इंडिविजुअल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज ए होल इफ इट्स ओमिशन। अच्छा, एग्रीगेटर लिखने के बाद इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट could influence the financial relation, okay, could influence the financial relation should disclose। इतना लिखोगे तो काम बन जाएगा, छोटा छोटा करके मैं लिख के दे रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ आइटम्स और एरर जज इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस इट्स ओमिशन मिसस्टेटमेंट एंड कट ऑफ पॉइंट इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। दिस इज द मैटर ऑफ जजमेंट वैरीज फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको बता देना कि जिसका 10 लाख का टर्नओवर है तो उसके लिए 20,000 मैटर करेगा,
जिसका 10 करोड़ का टर्नओवर उसके 20,000 मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्लियर रखना। चलो भैया, तो भैया मैं ना आपको मार्क करवा के देता हूँ, ठीक है, एक चीज याद रखना, मैं आपको मार्क करवा के देता हूँ, ये आपके एलडीआर का क्वेश्चन है, लास्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन, याद रखना, मार्क कर लो, ये आपके एलडीआर है, लास्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन है एलडीआर, ये आप भी लिख के रखो, ये भी लिख के रखो एलडीआर, ये आपके लास्ट डे का रिवीजन है, मतलब ये आप पढ़ के चल जाओगे तो हो जाएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। इसका बाद मुन्ना आ जाओ कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल है, अब इसको भी मार्क करके रखो, ये एलडीआर नहीं है बट ठीक है मार्क करके रखो। सुनो, भारत लिमिटेड हैज नॉट कंप्लाइड विद एज 22, उसने ना, भारत लिमिटेड ने एज 22 को कंप्लाई नहीं किया था, टैक्सेस ऑन इनकम, ये एक सेपरेट स्टैंडर्ड है जो आप पढ़ोगे मेरे साथ, एंड द सेम इज डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी सेज एज नॉन कंप्लायंस ऑफ एज इज डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू कमेंट। ओहो बढ़िया मुन्ना, क्या लिखा है देखो, तो भारत लिमिटेड ने एज 22 फॉलो नहीं किया है और बोला मैंने नहीं किया है, शाबाश, मतलब दिल खोल के बोल दिया देखो ऐसे मैंने नहीं किया, ऐसे चलेगा क्या मुन्ना? सुनो, एज पर एस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग, दैट इज मेयर डिस्क्लोजर, ये गलत लिखा है, ये मेयर होगा, हाँ, MERE, मैं ठीक कर दूंगा एक बार, mere disclosure of errors and non-compliance will not correct the same. In the given case, the company did not comply with AS 22, which is non-compliance of accounting standard. याद है ना मैंने बोला था, only disclosure of policy, okay, only disclosure of policy, not going to be the remedy for the wrong accounting. यहाँ पर accounting wrong हुआ है, AS 22 follow नहीं की हो तो आपको लिखना पड़ेगा, और देखो क्या लिखा है, in the given case the company did not complete AS 22 which is non-compliance of accounting standard as per section 129, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख देना as per companies act, ठीक है, उतना सेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, this non-compliance does not give a true and fair view of the financial statement, खत्म, इतना नहीं लिखने का, ए सेक्शन 122 नहीं लिखोगे चलेगा, एज पर कंपनीज एक्ट सिर्फ लिख देना, ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर है पूरा। और देखो शुरू में ना ये लोग लिख के भी दे रहा है, एज पर एस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये आपका शुरू में लिखोगे तो चीजें मक्खन की तरह बनेगा भैया। आगे बढ़ते, ये होगा आपका कैटेगरी 7। आई होप अब ये वाला क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं, देखो क्या लिखा है, तेजा लिमिटेड हैज डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट इन शेड्यूल ई, फिक्स्ड एसेट accounting policies relating to investment in schedule F, investment and accounting policy relating to the investment inventories in schedule C। बा मुन्ना, फिक्स्ड एसेट को दिखा दिया शेड्यूल ई में, अच्छा, इन्वेस्टमेंट को दिखा दिया शेड्यूल एफ में, बा मुन्ना, इन्वेंटरी को दिखा दिया शेड्यूल सी में, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड सो ऑन, कमेंट ऑन द पेज, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, मतलब मुझे एक शेड्यूल में जाके देखना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट क्या है, दूसरे में जाके देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्या है, तीसरे में जाके देखना पड़ेगा मतलब ये इन्वेंटरी क्या है, ऐसे थोड़ी होगा, मैं हर एक आइटम के लिए अलग अलग शेड्यूल रेफर करूंगा, गलत है। क्या सिखाया था कि आपको एक जगह पे डिस्क्लोज करना है, कहां पे याद है आपको, बेनिफिट्स या नीड ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने का, एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना है विद द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर एस 1, all the significant accounting policies should be disclosed at one place and this should not be scattered over the various schedules. In the given case, the accounting policies are scattered over various schedules which are not in accordance with AS1. It should change the disclosure as required by the AS. बढ़िया मुन्ना बढ़िया, एकदम मक्खन की तरह क्लियर भाई, ठीक है, हो गया, पढ़ना अच्छे से, ये भी एलडीआर मार्क करके रखो, ये सब क्वेश्चन कभी कभार आपके एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आपको वो आंसर करना है, ठीक है, याद रखना। अब इधर आ जाओ, आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं ये नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं उसको हम लोग कहां पे डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो ना ही डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट है, वो ना ही ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने शुरू में बताया था ना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं एंड प्रिपेयर करने के बाद डिस्कस करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू, तो वो ना ही डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट है, वो ना ही ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट, ऑडिटर तो सिर्फ वेरीफाई करेगा, उसका थोड़ी है ये कि भाई कौन सा पॉलिसी लिखना है नहीं लिखना है वो बताएगा, वो तो सिर्फ बताएगा कि हाँ पॉलिसी फॉलो क्यों नहीं की और किए हो तो क्या रीजन है, तो उसके बारे में सिर्फ डिस्कस कर देगा, सिंपल सा बात, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दे देगा, बट उसके बाद कोई राइट नहीं है कि वो डिस्क्लोजर देगा पॉलिसीज का, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं मुन्ना। अच्छा आई होप ये वाला चीज आप थोड़ा करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ गाइस। अच्छा आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके नोट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट्स एज वेल एज क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और भरपूर इसका एंजॉय करो, अपना दोस्तों के साथ शेयर करो, प्रैक्टिस भरपूर करो, जितना भी ग्रुप से जितने भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो भाई बहन को, ताकि सबको अकाउंट्स में मजबूती मिले, एटलीस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 20 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आ जाओ गाइस, इसका देखो क्या लिखा है,
ये एक क्वेश्चन है गाइस, ये वाला थोड़ा इजी क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद इसमें आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में समझाता हूँ आपको, देखो। इन द बुक्स ऑफ मिसेस शर्मा लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च अमाउंट टू 1,63,000 ऑन द बेस ऑफ फीफो मेथड। अच्छा, इसने फीफो मेथड में वैल्यूएशन किया, चलेगा भैया। The company decides to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining the cost of inventory। अच्छा, इसने FIFO से weighted average में चेंज किया है, ठीक है, इन्वेंट्री निकालने के लिए फ्रॉम द ईयर 21-22 ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च अमाउंट टू 1,47,000। तो एवरेज वेटेड एवरेज मेथड में वैम, इसको बोलते हैं वैम, हाँ, वैम मेथड में इन्वेंट्री अमाउंट है 1,47,000 एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री आपका 1,95,000। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। आपको AS1 की पॉलिसी के बेस में आपको बोलना है क्या ये सही किया है, गलत किया, क्या मतलब क्या हुआ इंपैक्ट, वो आपको बताना है, ठीक है। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, सही नहीं, एक्चुअली डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है। तो मुझे सबसे पहले बताओ, आप फीफो मेथड में कितना किया, 163, तो लिखो यहाँ पे आपने फीफो मेथड फॉलो करके 163 निकाला है। क्या चीज, स्टॉक, स्टॉक लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेंटरी भी लिख सकते हो एज इट इज, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड में आपको कितना हो रहा है गाइस, 147 लिखो। वैम में 147 हो रहा है, और आपका ये जो 195 है ना, ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। अरे भाई, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बाद में देखूंगा। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि आपके जो क्लोजिंग इन्वेंटरी, देखो सबसे पहले रियलाइजेबल जो वैल्यू है ये मेरा 195 है, और फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला याद है ना, AS2 में हम लोग पढ़ते कॉस्ट और एनर्जी विच एवर इज लोअर। तो भैया सबसे पहले देखो दोनों के दोनों ही कॉस्ट लोअर है एंड आपके एनर्जी ज्यादा है, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, तो ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। मेरे लिए रेलिवेंट क्या है, पहले मैंने बुक्स में 163 का स्टॉक दिखा था, अभी मैं जब मेथड चेंज कर रहा हूं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, तो वो 147 आ रहा है। तो सोचो, पहले मैंने स्टॉक दिखाया था 163 का, और अभी मेरा स्टॉक दिख रहा है 147 का, तो स्टॉक गिर गया। तो अगर आपको याद है, अगर मैं पीए स्टेटमेंट करता हूं, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा, ये क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट भी गिरेगा मुन्ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा मुन्ना, ये क्रेडिट साइड है, तो मेरा प्रॉफिट भी गिरेगा मुन्ना। सिंपल सा बात। तो मेरा प्रॉफिट कितना से गिरेगा, 163 माइनस 147, मतलब कितने का भैया, 16,000 का। कितना, 16,000 का। तो 16,000 का स्टॉक गिराओ एंड प्रॉफिट भी आपका उसके साथ साथ 16,000 का गिर जाएगा। बढ़िया भैया, देखो कैसे लिखा है। अब देखना किस तरीके से एएस को प्रेजेंट करते, थोड़ा मगअप नहीं करने का है, समझने का है, आपने भाषा में थोड़ा प्रेजेंट करने का, हो जाएगा। 2-3 बार लिखोगे हाथ से, हो जाएगा। देखो एक चीज है, मैं रिवीजन करके दे रहा हूं, इस बार टाइम नहीं है कि लिखा के दूं, तो लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप घर में थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो। 1-2 बार लिख लोगे ना, मैं बता रहा हूं ना, आपका हो जाएगा, बिंदास लिख के आ पाओगे, ठीक है। देखो, एज पर AS1 disclosure of accounting policy, any change in an accounting policy which has a material effect should be disclosed in the financial statement। तो भैया जो भी मटेरियल इफेक्ट है उसको आप जरूर डिस्क्लोज करते हुए चलोगे। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट ascertainable। क्या लिखा है, द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज, उस चेंज के कारण should also be disclosed to the extent ascertainable। अगर कोई मटेरियल इफेक्ट के कारण बैलेंस शीट में चेंजेस हुआ है, तो उसको भी आप डिस्क्लोज कर दोगे, जितना ascertainable, मतलब जितना अमाउंट आपको पता है। इस केस में कितना, 16,000, तो आप उसको जरूर डिस्क्लोज करोगे। where such amount is not ascertainable wholly or in part the fact should be disclosed। देख रहे हो, पूरा मेन जो पॉलिसी आपको सिखा कर रखा ना, वही कॉपी पेस्ट मार रहा है। अगर पॉलिसी ढंग से पढ़ लोगे तो ये लिखना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। Thus, Messrs Sharma Limited should disclose the change in valuation method of inventory and its effect on financial statements। The company में disclose the change in accounting policy in the following manner। तो कंपनी क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा सारी चीजों को इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे डिस्क्लोज करेगा, देखो, द कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी सिंस एनआरवी ऑल आइटम इन्वेंटरी इज द करेंट ईयर ग्रेटर देन द रेस्पेक्टिव कॉस्ट। द कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंटरी एट कॉस्ट in the present year 21-22 the company has changed to weighted average method which better reflects the consumption pattern of the inventory। सिंपल सा है, अगर वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हो तो वो आपका जो इन्वेंटरी का जो कंजम्पशन है, जो क्योंकि इन्वेंटरी हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो एक बेटर पैरामीटर बनता है। क्योंकि फीफो मतलब क्या, जो पहला है उसको दे दो,
उतना मतलब नहीं बनता है। तो उससे क्या है भाई, जिस तरीके से आया है उसको एवरेज करो प्राइस को, उसके हिसाब से हो तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बेटर बनेगा। For ascertaining the inventory cost from the earlier practice in using FIFO, the change in policy will reduce the current year profit and the inventory by 16,000। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये लिखना है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप यहां से पहले सबसे पहले यहां तक लिखो, यहां से सबसे पहले यहां तक लिखो, इसके बाद क्या करोगे मैं आपको बता दूं। देखो इधर आ जाओ, यहां से यहां तक लिख लिया, इसके बाद क्या करोगे मैं आपको इधर बता दूं। देखो इधर देखना मेरे पास, मेरे से इधर देखना मुन्ना, देखो यहां पे लिखोगे वो पहले वाला पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है, लिख देना इन्वेंट्री should be valued at cost or NRV. In the given case, new method from 2021-2022 is weighted average में, so cost उसका कितना बनेगा 147, NRV कितना है 195, hence inventory should be recorded at rupees 147, which is lower of cost और NRV। ओके, यहाँ पे कॉस्ट और NRV होगा, सॉरी कॉस्ट और NRV। हाउएवर inventory recorded at FIFO method, ठीक है, इन्वेंट्री रिकॉर्डेड FIFO मेथड वाज 1,63,000, मीन्स inventory and current year profit should be reduced by rupees 16,000। बैकेट में देखा था ना 163 माइनस 147। डन भैया, हो गया। तो आप अगर इस तरीके से भी लिख के आते हो तो बढ़िया है, मतलब उतना हाथी घोड़ा लिखना नहीं है, इतना इजी मैंने आपको लिख के दिया। अगर वो फर्स्ट पैरा लिख दोगे और उसके बाद ये एडिशन कर दोगे तो काम आपका बन जाएगा मुन्ना, ठीक है, काम आपके बन जाएगा। आई होप सो सबको क्लियर है भैया, आई होप सबको क्लियर है भैया, मैंने आपको क्लियर करवा के दिया यहाँ पे, ठीक है। लिख लो एक बार, जितना बार देखना है देख लो, अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से लिखो। और जहां पे भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे और बता दूंगा मैं क्या होगा इसका प्रॉपर, अगर कोई भी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते, ठीक है, फटाफट करके। ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया। अब भाई एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलेंगे भैया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को डील करते हैं पहले, ठीक है। जगन्नाथ लिमिटेड का ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, एक बार डील कर लेते, ठीक है। सुनो, एक्चुअली मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं डाल के रखा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपका कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। Jagannath Limited has made a right issue of shares in 2012. In the offer document to its member, it had projected a surplus of 40 CR during the accounting year to the end of 31st March 2012। यहाँ तक समझो, यहाँ से यहाँ तक समझो क्या लिखा है। जगन्नाथ जो है वो राइट इशू किया है शेयर का 2012 में। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर, वो अपना जो ऑफर डॉक्यूमेंट ना जिसके थ्रू शेयर इशू करते हैं लोग, ठीक है, उसमें लिखा है कि भाई हम लोग का ना सरप्लस होने वाला है 40 करोड़ का ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2012 में। तो ये उसने डॉक्यूमेंट में लिख के दिया शेयर होल्डर को, देखो देखो मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तुम लोग आ जाओ मेरी इन्वेस्ट कंपनी में, बढ़िया। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द hitherto followed accounting policy and presented for the pursuit of the board of director showed a deficit of 10 CR। उसके बाद एक ड्राफ्ट रिजल्ट प्रिपेयर किया है और प्रिपेयर करने के बाद अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है एंड उसके बाद प्रेजेंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिस में। डेफिसिट 10 करोड़ का शो कर रहा है, बोला था प्रोजेक्ट करता है 40 करोड़ का, लेकिन डेफिसिट 10 करोड़ का शो कर रहा है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग: वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 CR इंस्टीड ऑफ hitherto मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्राइम कॉस्ट। पहले वो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करता था तो 30 करोड़ का उसका क्या था, इन्वेंट्री का वैल्यू था। अभी वो इन्वेंट्री वर्क्स कॉस्ट में वैल्यू करेगा तो उसका वैल्यू क्या है 50 करोड़, समझा। तो मतलब सोचो मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू 20 करोड़ से बढ़ गया, समझा। दूसरा केस, प्रोवाइड द परमानेंट डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
विच हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, द अमाउंट प्रोविजन बीइंग 10 करोड़। टोटल 10 करोड़ का करेंट ईयर में प्रोविजन मार दिया, क्या है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को गिरा दिया, पूरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को गिरा दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना, टेकन प्लेस ओवर पास्ट 5 years, मतलब लास्ट 5 साल से वो चल रहा है, ठीक है। करेंट ईयर में कितना प्रोविजन है, 10 करोड़ का। As a chief accountant of the company, you are asked by the managing director to draft the notes on accounts for inclusion in the annual report for 11/12। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले चीजों को समझो भैया। जगन्नाथ लिमिटेड जो है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 31 मार्च 12 को कि 40 करोड़ का कुछ सरप्लस आएगा। गलती से हुआ 10 करोड़ का डेफिसिट आ गया, मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है। सुहागा तो नहीं हुआ, मतलब हो गया, गड़बड़ हो गया पूरा। उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इन लोगों ने क्या किया है, मतलब सब चीज देखने के बाद कि 10 करोड़ का घाटा कैसे आया, तो पूरा चेक करने के बाद देखा कि 30 CR का जो प्राइम कॉस्ट में वैल्यूएशन कर रहा था वो लोग, ये अभी वर्क्स कॉस्ट में 50 करोड़ का किया है, लेकिन 20 करोड़ का इन्वेंट्री बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट आना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा दिया, जिसका अमाउंट ऑफ प्रोविजन करेंट ईयर में 10 करोड़ का, अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना, 10 करोड़ का है। एज ए चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स इन इंक्लूजन। आपको बताना है कि भैया मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको बोला कि नोट्स लिखो इस पर्टिकुलर घटना के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर, तो कैसे लिखोगे। एक बार मुन्ना क्वेश्चन को देख लो, फटाफट करके क्वेश्चन को देख लो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, क्वेश्चन को फटाफट देख लो, फटाफट क्वेश्चन को देख लो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं हाथ से हटा देता हूँ, एक बार फटाफट से करके देख लो। देखो मुन्ना, आई होप सो सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते, देखो सबसे पहले चीजों को समझो ठंडे दिमाग से, एकदम आराम से समझो। सबसे पहले ये फर्स्ट सिचुएशन में मेरा क्या हुआ है, फर्स्ट सिचुएशन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि मेरा 30 करोड़ का इन्वेंट्री पहले था, अभी वो 50 CR हो गया है, मतलब 20 CR का मेरा स्टॉक एंड मेरा प्रॉफिट दोनों ही बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है समझने में। मेरा स्टॉक एंड प्रॉफिट दोनों ही 20 CR से इंक्रीज हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद गाइस सेकेंड वाला केस में आपका 10 करोड़ का प्रोविजन हुआ है, मतलब इससे आपका प्रॉफिट तो गिरा है जरूर, इससे आपका प्रॉफिट जरूर गिरा है। तो यहां पे आ जाओ, देखो एक बार, ड्यूरिंग द ईयर्स इन्वेंट्री हैज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट्स प्राइम कॉस्ट एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरा प्रॉफिट एंड स्टॉक दोनों ही 20 करोड़ से बढ़ गया है फर्स्ट केस में। इसका नोट देखो, नोट्स कैसे देते हैं, ये नोट्स को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और कुछ नहीं। ड्यूरिंग द इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड एट, पहले लिख देना कि इन्वेंट्री अर्लियर वैल्यूड वाज एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग द प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब ऐसे लिखो, मैं बताता हूं, earlier the value inventory as valued in the current year as factory cost as compared to the practice of earlier as a prime cost। क्या बोला मैंने, inventory was valued at work cost in the current year as well as at instead of the practice of valuing it as prime cost, ठीक है। ये लिख देना, हो जाएगा। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड। ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है आपके लिए लिखना, ठीक है। आप इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बस ये लिख देना, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द ईयर इन इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट 50 CR एंड द प्रॉफिट हैज इंक्रीज टू 20 CR। मतलब यहां से यहां तक लिखो और यहां से यहां तक लिखो, काम हो जाएगा। मैं आपको बता के दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैंने जो लैंग्वेज बोला कि भाई ड्यूरिंग द करेंट ईयर वी वैल्यूड द इन्वेंट्री एट आपका वर्क्स कॉस्ट एज कंपेयर टू द वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एज अ प्राइम कॉस्ट इन द लास्ट ईयर, ठीक है। ये लिख देना, देखो इजी लैंग्वेज है। इसके बाद द कंपनी डिसाइड टू प्रोवाइड 10 CR फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैड टेकन प्लेस ओवर द पीरियड एज पास्ट 5 years, सो द प्रोविजन सो मेड रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 10 CR। मैंने आपको ये बताया, बस ये दोनों डिस्कस कर दो, काम हो जाएगा, इतना इजी। इन दोनों को डिस्कस कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब मैं आपको एक प्रोविजन बता देता हूं, देखो इधर आ जाओ। एज पर H1, any change in accounting policy which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in the latter periods should be disclosed. In the case of change in accounting policy which has a material effect in the current period, the amount by which the item financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable। वही सेम चीज, जो भी मटेरियल है उसको डिस्कस करो, जो मटेरियल नहीं है उसका फैक्ट डिस्कस करो, सॉरी जो मटेरियल है लेकिन जिसका अमाउंट पता नहीं उसका फैक्ट डिस्कस कर दो, और जो नॉन मटेरियल है करेंट पीरियड में लेकिन सब्सिक्वेंट मटेरियल है तो उसका भी आप फैक्ट यहाँ पे डिस्कस कर दो, काम खत्म, ठीक है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन में आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाने का अच्छे से ढंग से लिख के, ताकि आपको समझ में आए। H&U कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में एंगेज है, इज अंडरगोइंग टाइट
liquidity position, since most of the asset of the company are blocked in various claims petition in a special court. इस कंपनी का हालत बहुत खराब है, इसके एसेट सारे ब्लॉक होकर पड़े हुए, वो जो भी स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है. HNO has accepted inter corporate deposit and it's making its best effort to settle the dues. इसने क्या किया, कोई दूसरे अपने इसका जो ग्रुप कंपनीज है ना, उससे उसने पैसा लिया. इसको बोलते हैं इंटर कंपनी. ग्रुप कंपनी बोलोगे या तो मान के चलो इसका दूसरे चचेरा भाई का कंपनी, उससे वो पैसा ले लिया. ठीक है. एंड कोशिश कर रहा है कि जितना हो सकता है इसको ड्यू को रीपेमेंट करने का. ठीक है. इसके बाद देयर वर क्लेम्स एट वेरियस वेराइड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडर फ्रॉम द ड्यू डेट्स ऑफ आईसीडी टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. अच्छा, क्लेम कर रहे हैं कि भाई वैरिड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईसीडी टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. The company has provided interest as per the terms of the contract till the due date, and the note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was effective in the financial statement. ये लाइन बहुत ज्यादा मैटर करेगा, अच्छे से समझना. ठीक है. On account of uncertainties existing regarding the determination of the amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of contract, and the company considered that these claims are in the nature of claims against the company is not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of a note in the accounts instead of making a provision in the statement of profit and loss. State whether the treatment by the company is correct or not. अब सबसे पहले समझना भैया क्लेम क्या है. देखो ये लाइन मैंने इसलिए बोला इंपॉर्टेंट है. There were claims at varied rates of interest. ठीक है. बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे फ्रॉम लेंडर्स. क्या क्लेम है देखो, वैलिड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्लेम है देखो, लोगों का क्या क्लेम है देखो, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईसीडी टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. एक्चुअल में क्या है कि पेमेंट कैसे करना आपको ड्यू डेट ऑफ आईसीडी मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का जो भी पेमेंट है उससे आपको टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट, इसका ही तो बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज करेगा. नॉर्मल यही तो क्लेम है ना नॉर्मल इंटरेस्ट का. ठीक है. जब से ड्यू डेट हो रहा है आईसीडी का तब से आपका डेट ऑफ रीपेमेंट, जब तक पेमेंट नहीं करो तब तक तो इंटरेस्ट तो लगेगा. कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट, मतलब टिल ड्यू डेट तक वो पेमेंट करेगा. And a note for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was effective in the financial statement. अब देखो क्या हो रहा है, ये लोग नॉर्मली ड्यू डेट तक, मतलब मान के चलो एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो आपका 5 तारीख का ड्यू डेट है पेमेंट करने का, तो आपका मान के चलो 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर, ये एक साइकिल पीरियड था ईएमआई का. आप लोग थोड़ा बहुत सुने और देखो, मम्मी पापा से सुनना कि 5 तारीख को ईएमआई जाता है उनका, तो इस पीरियड में इंटरेस्ट चार्ज होता है. लेकिन बैंक्स जो लेंडर्स है वो बोले भैया 5 अक्टूबर से लेके जब तक आपका फाइनल पेमेंट नहीं आता है तब तक तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. बात तो सही है, बात सही है ना. एक चीज समझो कि 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ये आपका ईएमआई का साइकिल है, तो इस पीरियड में तो इंटरेस्ट चार्ज होगी, तो नॉर्मल आपका जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन ये भी तो बात सही है कि भैया जब तक फाइनल पेमेंट नहीं करेगा तब तक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना लेंडर आपके ऊपर. ठीक है. और उसके लिए कोई प्रोविजन कंपनी मेड नहीं कर रहा है. कौन कंपनी? एचएनओ कंपनी. एंड वो सिर्फ नोट देके चल रहा है कि भैया ये क्लेम से. अब कंपनी बोले ये क्लेम फॉल्स है, तो आपको बताना है कंपनी क्या बोले, ये क्लेम्स फॉल्स है भैया. ठीक है. सॉरी कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी बोल रहा है कि भैया ये क्लेम्स आपका फॉल्स है, तो आपको बताना है इस केस में क्या ये फॉल्स है, क्या हुआ है आपको बताना है. सुनो अच्छे से, मैं आपको एक समझाता हूं. सबसे पहले एक चीज याद रखना, मैंने आपको अभी क्या बताया, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है. अगर मैंने किसी से लोन लिया है, मेरा अगर ड्यू डेट 5 तारीख का, तो मुझे तो 5 तारीख पेमेंट करना चाहिए. अगर मैं नहीं पेमेंट करता तो 5 की जगह 10 पेमेंट करता, वो तो 5 दिन का और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेगा ना. तो क्या मुझे वो छोड़ देगा, बोलेगा तू मेरा चचेरे भाई का बेटा है तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा? अरे भाई कौन है, बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता है, तो छोड़ेगा नहीं. तो भाई आपका ड्यू डेट से लेके आपका एक्चुअल पेमेंट तक ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये गलत नहीं है, सही है. ड्यू डेट से लेके देखो, ड्यू डेट से लेके एक्चुअल पेमेंट तक ये पीरियड का भी इंटरेस्ट आपको चार्ज करेगा. मेरा बात समझे ना आप लोग. मतलब 5 तारीख को मैं फिर से बता रहा हूं, 5 तारीख आपका ईएमआई का स्टार्टिंग डेट है, 5 नवंबर आपको ईएमआई पे करना है, तो इस पीरियड में तो आपको इंटरेस्ट लगेगा. इसको बोलते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट. आप 5 की जगह अगर आपने 15 को पेमेंट किया है तो इस 10 दिन का तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना लेंडर. वो आपका छोड़ देगा कि 10 दिन बाद उसको पैसा मिला है तो वो आपको छोड़ देगा, वो चार्ज करेगा. तो 5 नवंबर को बोलते हैं ड्यू डेट एंड 15 नवंबर को बोलते हैं आपका एक्चुअल पेमेंट डेट. तो इन बिटवीन दिस पीरियड लेंडर चार्ज कर रहा है, क्लेम कर रहा है, लेकिन कंपनी बोल रहा है गलत है, नहीं होना चाहिए. देखो इधर देखो,
AS1 disclosure accounting policy recognize prudence as one of the major consideration governing the selection and application of accounting policy. Prudence में क्या कहता है? Always anticipate the loss, never anticipate the profit. In view of the uncertainty attached to future events, profit are not anticipated but recognized only when realized through not necessary in cash. Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represent only a best estimate in the light of available information. As per the AS1, accrual is one of the fundamental accounting assumption irrespective of the terms of contract. So long as the principal amount of a loan is not repaid, the lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non payment. मतलब जब तक लोन ये रीपेमेंट नहीं होता है तब तक आप लेंडर को नहीं बोल सकते वो गलत बोल रहा है. ऐसा थोड़ी होगा कि लेंडर को कुछ भी अब डिसएडवांटेजेस पोजीशन मतलब क्या है? मतलब लेंडर को आप नहीं बोल सकते कि वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में वो आपसे क्लेम मांग रहे हैं, मतलब सच्ची में है. From the aforesaid, it is apparent that the company has an obligation on account of the overdue interest. Definitely देना पड़ेगा ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल पेमेंट तक. In this situation, the company should provide for the liability at an amount estimated or on a reasonable basis based on the fact and circumstances of each case. However, in respect of the overdue interest amounts which are settled, the liability should be accrued to the extent of amount settled. तो भैया liability settle तभी करना है जब आपका पूरा इंटरेस्ट एड ऑन होगा. लाइबिलिटी को एक्रू उतना करना है जितना अमाउंट आपका एक्रू होगा इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है. विच इज सेटल एंड द लाइबिलिटी शुड बी एक्रू टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट सेटल. नॉन प्रोविजन ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट लाइबिलिटी अमाउंट्स टू वायोलेशन ऑफ द एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंट. डेफिनेटली अगर आपने करंट ईयर में ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल पेमेंट का अकाउंटिंग एंट्री नहीं किया वो गलत है. उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना चाहिए क्योंकि ये गलत है, क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना है. आप पेमेंट बाद में करोगे दैट इज सेपरेट टॉप, बट प्रोविजन तो बनाओ मुन्ना, नहीं तो कैसे चलेगा मुन्ना, ठीक है. देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट इज नॉट करेक्ट. ऑब्वियसली मैंने बताया था, ठीक है. बहुत इजी है गाइस, मतलब देखो कॉन्सेप्चुअल है. यहाँ पे मगअप करोगे तो याद नहीं रहेगा, मगअप नहीं करोगे तो बेसिक फंडामेंटल वैसे समझोगे तो याद रहेगा आपका, ठीक है. चलो मुन्ना समझते आगे, ठीक है. हो गया. तो मैंने आपको बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया गाइस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझा दिया. एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपका होमवर्क है गाइस एमक्यूपी में, ठीक है. क्वेश्चन बनाए नाम लिख के रखो, जो होमवर्क में दे रहे हो लिख के रखो, ठीक है. जैसे कि मैंने देखो सारे क्वेश्चन आप अगर हाथ से एक बार भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं होगा. और मैं वही सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें टोटल 15 क्वेश्चन के आसपास है, लेकिन आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ से करके जाना है, ठीक है. 10 से 12 क्वेश्चन ही करके जाना है, पूछना नहीं. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये पढ़ लेना, ठीक है. वही है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बताना है. गोइंग कंसर्न मैंने लिख के दिया, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूरल बेसिस, कुछ नहीं. और उसको देख क्वेश्चन है एक्रूरल का मीनिंग क्या है एंड 3 रीजन फॉर एक्रूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आप पढ़ लेना होमवर्क. ये सब बेसिक थियोरिटिकल क्वेश्चन है गाइस, एक बार थोड़ा मजे से पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है. ये मेरा आपसे विनती एंड रिक्वेस्ट है गाइस, ठीक है. इसके बाद गाइस एक क्वेश्चन में आ जाओ कैटेगरी नंबर 14 में. ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनो. ए लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर 50 lakhs. द परचेजर हैज पेड द फुल प्राइस. ए लिमिटेड ने बिल्डिंग सेल किया 50 lakhs में, परचेजर ने पूरा अमाउंट पेमेंट तो कर दिया. द कंपनी हैज गिवन पोजीशन टू द परचेजर. द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 35 lakhs. बुक वैल्यू कितने का है? 35 लाख का है. एज ऑन 31 मार्च 2021 डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग. मतलब क्या है? 50 लाख में बिल्डिंग सेल हो चुका है और परचेसर ने पोजीशन ले लिया, मतलब परचेसर आपके घर में रहना शुरू कर दिया क्योंकि पैसा पेमेंट कर दिया. द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितना है? 35 लाख. लेकिन 31 मार्च को ना, मतलब ईयर एंड में लीगल डॉक्यूमेंटेशन अभी पेंडिंग है. मतलब जो सेलर है, मतलब सेलर ने परचेसर को घर बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है, एंड परचेसर अपना यहाँ पे सुंदर से घर में हंसी मजाक से रह रहा है, ठीक है. मजा कर रहा है, घर में हंसी मजाक से मजा कर रहा है. लेकिन 31 मार्च 21 को ना लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, वो अभी तक नहीं हुआ है. मतलब आपका वही नाम वगैरह जो ट्रांसफर करना होता है ना, वो अभी नहीं हुआ है, ठीक है. नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, मान के चलो. द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड इट द डिस्पोजल. इट हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सबसे पहले बोल रहा है कि 31 मार्च को भाई एक्चुअल में सेल हो चुका है, फिर भी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है. वो बोल रहा है कि भैया अभी इसको मैं एडवांस दिखाऊंगा. क्या ये करेक्ट है? नहीं भैया, समझो पहले, ये करेक्ट एकदम नहीं है. सबसे पहले यहां पे समझना पड़ेगा, यहां पे आपको डिस्क्लोज करने चाहिए. क्योंकि देखो एक चीज समझो, इन व्यू ऑफ द ए लिमिटेड शुड रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ एसेट एंड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 15 लाख. इट शुड एलिमिनेट द बिल्डिंग फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट. बिकॉज अरे भाई आप पोजीशन दे चुके हो, समझो चीजों को. आपने पोजीशन दे दिया भैया, यहाँ पे पोजीशन दे दिया है, परचेसर इसको एंजॉय कर रहा है.
एंड ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेट इज पेंडिंग है, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, याद आ रहा है, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म मुन्ना। दिख तो रहा है कि सेलर ओनर है, एक्चुअल में सेलर ओनर नहीं, क्योंकि पैसा दे चुका है, सिर्फ बाकी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का। तो भैया यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया जो भी देखो 50 लाख का बिल्डिंग है, 35 लाख का बुक वैल्यू है, तो सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू मतलब बराबर कितना होता है, 50 माइनस 35 मतलब कितना, 15 लाख। तो आप 15 लाख का प्रॉफिट लिख लो, कौन लिखेगा 15 लाख का प्रॉफिट, सेलर लिखेगा। तो सेलर अपने बुक से बिल्डिंग को हटा देगा एंड 15 लाख का प्रॉफिट अपने पीएल में बुक कर लेगा अदर इनकम में, ठीक है। इधर आ जाओ, इन व्यू ऑफ द दिस ए लिमिटेड शुड रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ द एसेट and recognize a profit of 15 lakhs in the P&L. It should eliminate the building from the balance sheet. In the notes on accounts, it should disclose the building has been sold and full concession has been received. Possession has been handed over to the buyer and documentation is pending. देखो पूरा क्लियर कट है, मतलब इसमें ना देखो ये पैराग्राफ का पूरा क्लियर कट है। आप लिख दो कि डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, लेकिन मेरा जो मेन सेलिंग है, सेलिंग पार्ट है, वो बेच दिया मैंने, पैसा आ चुका है मेरे पास, हैंड ओवर हो चुका है, हैंड ओवर मतलब दे दिए उसको, दे दियो, सिर्फ ये पन्ना बाकी है बाबू, ये सिर्फ पन्ना बाकी आना, ये पन्ना जो है ना, पन्ना कागज का टुकड़ा, ये मेरे पास आना बाकी है, बाकी काम हो गया है भैया। तो रिकॉर्ड कर लेना भाई मुन्ना, रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, बढ़िया भैया, समझ में आ गया, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। चलो और एक बढ़िया क्वेश्चन सिखाता हूं मैं तो आपको, ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ, एक बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला आपका, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ए पार्टनरशिप फॉर्म वाज फॉर्म टू सिक्योर द टेंडर। अच्छा, ये क्वेश्चन में मैंने ये वाला पार्ट आपको नहीं बताया, क्योंकि ये आप लिख लोगे एक्सपेक्टेड, ठीक है, आप लिख दोगे सब्सटेंस ओवर द फॉर्म क्या है, आप लिख दोगे। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, काम हो जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, प्रैक्टिस करना, लिख के, गलत हो रहा होने दो, थोड़ा लिख लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, लिख लेना एक बार प्लीज। A partnership firm was formed to secure the tenders floated by BSNL for publication of telephonic directories on 2000 cross on cross 2। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, टेंडर दिया कि भाई मुझे आप ऑर्डर दे दो, बीएसएनएल ना एक टेलीफोन डायरेक्टरीज का काम दे रहा है, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म में क्या किया, बोला कि भाई चलो मैं टेंडर देता हूँ। बीएसएनएल एक कंपनी है, उसको चाहिए कोई वेंडर जो उसका टेलीफोन डायरेक्टरीज का काम करके देगा, तो पार्टनरशिप फर्म ने उसके लिए टेंडर दिया है। इट बैक द टेंडर, टेंडर मिल गया पार्टनरशिप फर्म को फॉर पब्लिशिंग डायरेक्टरी फॉर पुणे सर्कल 5 ईयर। पुणे सर्कल का काम था 5 साल के लिए, उसको मिल गया। कब मिला, क्रॉस 1 क्रॉस 2 में। इट हैज मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट 4 ईयर। इट बीट्स इन टेंडर फॉर पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज फॉर द अदर सर्कल। एक सर्कल उसको मिल गया, उसको लगा कि साढ़े सर्कल मिल जाएगा, तो उसने नागपुर, नासिक, मुंबई एंड हैदराबाद सबके लिए दे दिया, लेकिन बट फेल टू बैक द एनी ऑफ दिस, एक भी ऑर्डर नहीं मिला। इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट इज पब्लिकेशन ऑफ पुणे डायरेक्टरी, मतलब 5 डायरेक्टरी का दिया था, जो सबसे पहले दिया था 5 साल पहले, उसको मिल गया, बाकी चारों का नहीं मिला, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड एज एक्सपायर ऑन 31 मार्च 20 you are auditing the accounts of cross 1 cross 2 is the going concern assumption appropriate for preparation of accounts। very good question guys, super question। समझना क्वेश्चन को अच्छे से, देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे चार्ट करके दिखाता हूँ। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको बीएनएल से क्या मिला है, ऑर्डर मिला है, क्या चीज का ऑर्डर मिला है, टेलीफोन डायरेक्टरी का, पुणे सर्कल का मिला, ओनली पुणे का मिला है, ठीक है। और 4 साल उसने प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन अभी 5th ईयर है, अभी इसका 5th ईयर है, तो 5th ईयर में इसके पास नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। 5th ईयर में इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न होगा या तो बंद हो जाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म को क्या हम गोइंग कंसर्न बोलेंगे, या इसको बोलेंगे भाई तुम नॉट अ गोइंग कंसर्न हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है। ये आपको क्या लगता है, क्या आप बोलोगे कि वो गोइंग कंसर्न है, या आप उसको बोलोगे नॉट अ गोइंग कंसर्न। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न, नॉट अ गोइंग कंसर्न के लिए, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पुणे का ही ऑर्डर, एकमात्र ऑर्डर था, उसके पास और कोई ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा वो चल ही नहीं पाएगा, वही उसका रोजी रोटी है। अगर पुणे का ऑर्डर जो चल रहा था, यही ऑर्डर जो बीएसएनएल से मिलता है, वही उसका रोजी रोटी है, तब तो भाई ये नॉट अ गोइंग कंसर्न हो जाएगा। मेरा लॉजिक को समझना, अच्छे से समझना। अगर बीएसएनएल के ऑर्डर से पार्टनरशिप फर्म का रोजी रोटी है, तो पुणे का ऑर्डर खत्म, मतलब उसका बिजनेस खत्म। और अगर बीएसएनएल के ऑर्डर को छोड़ के उसका और कोई सिग्निफिकेंट कंपनीज के साथ काम होता है ऑर्डर्स का, तब तो वो अलग बात है, तब तो वो नॉट अ गोइंग कंसर्न नहीं होगा, उसके पास और दूसरे कंपनीज का ऑर्डर है। लेकिन अगर बीएसएनएल उसका रोजी रोटी है,
तब तो वो नॉट अ गोइंग कंसर्न हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको समझा, आपको लिखना है। देखो फिर से रिपीट करते हैं, अगर बीएसएनएल उसका ओनली वन वेंडर है तो रोजी रोटी उससे ही चलेगा। अगर बीएसएनएल को और अगर उसका दूसरा कोई कस्टमर है जिससे उसको काम मिलता है तो वो नॉट अ गोइंग कंसर्न नहीं होगा, वो गोइंग कंसर्न ही होगा। इधर आ जाओ, आप अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। देखो as per AS1 it is assumed that an entity continues business in the foreseeable future। वही सेम बात जो मैंने लैंग्वेज में लिख कर दिया था वहां पे। It means the entity has neither intention nor necessity of closing its operation and liquidating its business in future. An entity is assumed to be going concern in general rules. There is significant information to the contrary. Going concern assumption validity should be considered for the last 1 year, at least 1 year, एक साल तो minimum। The entity has to consider many things before taking a decision on going concern। एक गोइंग कंसर्न होने से पहले उसको पहले बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है अच्छे से। समझो अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पर, देखो। In the given case situation 31st March the entity does not have any business in the hand after a year। If the entity is of the opinion that it can get any work other than the it can get any other work during the next year, it has reasonable plans to continue the business and there is no doubt on going concern assumption as far as accounts of the cross 1 cross 2 are concerned। समझो बात को मेरा। अगर भैया यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया है कि अगर इफ द एंटिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट कैन गेट एनी अदर वर्क ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर इसको ऑर्डर मिलेगा एंड इट इफ इट हैज अ रीजनेबल प्लान्स टू कंटिन्यूस बिजनेस, अगर इसको लगता है कि हाँ रीजनेबल प्लान है कि बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, मुझे ऑर्डर मिलेगा। अरे बीएसएनएल थोड़ी मेरा एक ही मुन्ना है, मेरे तो 4-5 मुन्ना है ना, तो भैया आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन if the entity is of the opinion to close its operation, it is appropriate to present current year financial at NRV और liquidation basis। मैंने बोला था ना, अगर सिर्फ बीएसएनएल इसका ओनली रोजी रोटी है तो उसको अपने करेंट ईयर में अपना जो एसेट्स है उसको एनआरवी में या तो लिक्विडेशन बेसिस में वैल्यू करना पड़ेगा और उसको शो करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी अ नॉट अ गोइंग कंसर्न फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। Any loss arising should be transferred to P&L and the facts should be disclosed in the notes to accounts। जो भी होता है आप इसको P&L में डिस्कस कर देना, उसका फैक्ट्स आप जरूर नोट्स टू अकाउंट्स में सुन लेना। तो भैया एक चीज मेरा आई थिंक सो मिसिंग हो गया था कि जब आप नॉट अ गोइंग कंसर्न होंगे तो आप एनआरवी लिक्विडेशन में वैल्यू करोगे एंड उसमें से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा बुक वैल्यू एंड एनआरवी में डिफरेंस में उसको आप पीएल में भेज देना। मैं फिर से बता देता हूं, जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो तो आप एनआरवी में या तो लिक्विडेशन वैल्यू में दिखाते हो, तो आपके जो बुक वैल्यू है एंड आपके जो एनआरवी है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको आप चाहे गेन हो चाहे लॉस हो उसको आप पीएल में चार्ज करोगे। ठीक है, मेरा मिस हो गया था गाइस, सॉरी गाइस प्लीज। तो याद रखोगे ये चीज, तो बुक वैल्यू एनआरवी में दिखाते हुए चलो, बुक वैल्यू से माइनस करोगे एनआरवी, जो भी होगा उसको पीएल में प्रॉफिट या लॉस दिखा देना। अगर नेगेटिव होगा तो प्रॉफिट, अगर पॉजिटिव होगा तो लॉस आपका। ठीक है, बढ़िया भैया समझ में आया। ऑल गुड गाइस, क्लियर है? आई होप सब सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, यू हैव टू डू इट गाइस, सॉल्व इट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस, समझा देता हूं मैं। चलो इधर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16, एक बार समझ लो, हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट लूंगा आपका। ABC Limited was making provision for non-moving inventories based on its issue for the last 12 months up to 31st March। वो ना अपने पास एक इन्वेंट्री है जो नॉन मूविंग, मतलब थोड़ा मूव नहीं करता है, थोड़ा अच्छा खासा मूव नहीं करता है, नॉन मूविंग इन्वेंट्री से। एंड बेस्ड ऑन द इशू फॉर द लास्ट 12 months up to 31st March, the company wants to provide during the year ending 31st March by based on the technical evaluation। Company is want to provide during the year ending 31st March based on the technical evaluation। Total value of inventory 100 lakhs, provisions required based on 12 month issue 3.5 lakhs, provision required based on technical evaluation 2.5 lakh। एक चीज याद रखना, कंपनी अभी जो वैल्यूएशन करता है वो बेस्ड ऑन इशू फॉर द लास्ट 12 months। उसका करेंट मेथड क्या है, ठीक है, वो अभी प्रोविजन बनाता है एक नॉन मूविंग इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री स्लो मूव करता है, मतलब उतना मूविंग नहीं होता है, जो इन्वेंट्री का मार्केट में डिमांड नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन मूविंग या तो स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, इसका मार्केट में डिमांड फॉल हो जाता है। करेंटली हम लोग उसको बेस्ड ऑन द इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ उसके बेस में हम लोग वैल्यू करते हैं, इसका प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, बट कंपनी को टेक्निकल इवेल्यूएशन के बेस में प्रोविजन बनाना है। कंपनी बोला मैं मेथड ऑफ प्रोविजन चेंज कर दूंगा, 12 महीने की इशू का प्रोविजन के हिसाब से मैं नहीं करूंगा, टेक्निकल इवेल्यूएशन के बेस में करूंगा। तो वो अगर चेंज करेगा तो देखो उसका पहले था 3.5 लाख और वो चेंज करके 2.5 लाख का करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो 1 लाख का प्रोविजन गिरेगा,
1 लाख का प्रोविजन गिरेगा, अगर प्रोविजन गिरेगा तो भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना इतना से, अब याद रखो, अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डज दिस अमाउंट चेंज टू अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको ये सबसे पहले बताना है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, मेथड चेंज करना। कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन एंड एक्सप्लेन हाउ इट विल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 21-22। देखो दो क्वेश्चन, सबसे पहले ये जो प्रोविजन चेंज कर रहा है, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है, सबसे पहले ये बताओ। या तो कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, कंपनी का सच्ची में इससे इसमें आ सकता है, ये मेथड चेंज कर सकता है, एंड किस तरीके से इसको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी आप थोड़ा बता दो मुझे। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंटरीज ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल इवेल्यूशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब भैया आप कॉस्ट से आप इन्वेंटरी के वैल्यूएशन, सॉरी कॉस्ट से आप एनआरवी व्हिचएवर इज नॉट इस वैल्यू में करोगे, फीफो या वेटेड एवरेज में करोगे, ये सब पॉलिसी है। लेकिन नॉर्मली एक प्रोविजन बना रहता है, आप सिर्फ प्रोविजन चेंज किए हो, इसको पॉलिसी कैसे बोलोगे? क्या ये कुछ प्रिंसिपल्स है, आपको मन में लगा, इच्छा हुआ, आपका डिजायर हुआ, आपने प्रोविजन का मेथड चेंज कर दिया, ये पॉलिसी ने नहीं बोला है, ये सिर्फ आप एक एस्टिमेशन चेंज कर रहे हो। क्या चेंज करो? एस्टिमेशन। आप पहले एस्टिमेट करते थे बेस्ड ऑन लास्ट 12 मंथ इशू, अभी एस्टिमेट करते हो बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन। ये कोई पॉलिसी नहीं है मुन्ना, ये आपका मन मर्जी है, इसको आप पॉलिसी चेंज नहीं बोलो, क्योंकि पॉलिसी में गाइडलाइन ये होता है प्रिंसिपल, ये तो मेथड चेंज होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन आप अपने मन से चेंज कर रहे हो, आपको थोड़ा कम दिखाना है, क्लियर है? तो ये एक एस्टिमेशन का चेंज है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, accounting policy of a company may require that provision for non-moving inventories should be made. The method of estimating the amount of provision may be changed in case a more prudent estimate can be made. मैंने बोला था ना एस्टिमेशन है, आपको कोई भी एस्टिमेशन अगर बेटर लगता है तो आप एस्टिमेट चेंज करो, अमाउंट चेंज करो, लेकिन ये पॉलिसी चेंज नहीं होना। पॉलिसी चेंज करने के लिए आपको प्रिंसिपल, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को चेंज करना है, उसका मेथड पूरा चेंज कर देना है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन ओके डज नॉट अमाउंट चेंज टू अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा, in the above case, the total value of inventory changes amount from 3.5 lakh to 2.5 lakh is also not material. Obviously, 3.5 से 2.5 क्यों मेटल नहीं है? कितना चेंज है देखो गाइस, यहां देखो कितना चेंज है, 1 लाख का। कितना अमाउंट है? 100 लाख का। तो भाई 100 लाख के कंपनी में अगर 1 लाख का मेरा प्रॉफिट आता है इन्वेंटरी चेंज, सॉरी प्रोविजन चेंज करने से, तो मेरे लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइज भी तो देखो कितना है, 100 लाख, मतलब 1 CR का कंपनी है। एक्चुअली कंपनी नहीं, सॉरी इन्वेंट्री है भैया। 100 लाख की इन्वेंट्री में 1 लाख का ऊपर नीचे होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी, उतना कुछ खास नहीं होगा। द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइन्स बाय वे ऑफ द नोट्स टू अकाउंट्स। देखो कैसे चेंज करेगा करेंट ईयर में, क्या नोट्स देगा? द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंटरीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन। समझना अच्छे से कैसे दिया है नोट्स। The company has provided for non-moving inventories on the basis of technical evaluation. Unlike preceding years, has the same method been followed as in the previous year? The profit for the year ended corresponding effect should be lower by the 1 lakh. इतना कुछ नहीं सोचना, ये थोड़ा क्या लिखा है देखो, अगर सेम मेथड लास्ट ईयर की तरह फॉलो करते तो आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम हो जाता, क्योंकि मैंने करेंट ईयर में टेक्निकल इवैल्यूएशन फॉलो किया तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा, बिकॉज मैंने टेक्निकल किया। 3.5 लाख से मेरा प्रोविजन 2.5 लाख हो चुका है, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ चुका है, ठीक है। ये लैंग्वेज में ध्यान देना, लैंग्वेज थोड़ा उल्टा तरीके से बोला है। हैड द सेम मेथड बीन फॉलोड, अगर वो सेम मेथड फॉलो करता 12 मंथ का इशू, तो मेरा 1 लाख से प्रॉफिट गिर जाता। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि करेंट ईयर पॉलिसी फॉलो करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तब भी सही है गाइस। सो दिस कंप्लीट गाइस योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। आई होप मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके दिया एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवाइज करते हुए दिया। आई होप आपने ये पूरा अच्छे से एस 1 को एंजॉय किया। एंड गाइज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज अपने सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर करो, सबको बताओ पैन इंडिया में कि भाई आया है, भाई ये तो पॉसिबल है, भाई आया है तो आपको करवा के जाएगा एंड अकाउंट्स पे आपका मन बसाते हुए चलेगा गाइस, इतना गारंटी है स्टूडेंट से। तो गाइस आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड अगर मजा आया तो प्लीज शेयर करना एंड गाइस प्लीज वेट, आई एम कमिंग विद इन नेक्स्ट 1 days आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट किसका बारी है गेस, ओके। एंड कमेंट बॉक्स पे कैसा लगा सेशन, ताबड़तोड़ लगा, कैसे लगा, और कुछ भी इंपॉर्टेंट थे तो प्लीज अपना इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे देते जाना। आई एम गोइंग टू लर्न एंड डिलीवर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट
एक और ताबड़तोड़ एस को लेके एंड अपना पढ़ाई को और थोड़ा पेस करके ऐसे करके डिशुम उड़ाते हुए चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 20 मार्क्स गाइस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद दोस्तों।